मैं सिर्फ स्पाइसी स्ट्रिप्स का एक पैकेट लेने बाहर गया था। जब मैं वापस आया तो मेरे पिता ने मुझे जोर से गले लगा लिया और बेकाबू होकर रोने लगे। वो घुटनों के बल गिर गए और बार बार काउटो करने लगे। मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, अपनी अवेकेंड बीस्ट अपने भाई को दे दो। मैंने जवाब में उन्हें 2 बार थप्पड़ मार दिया, क्योंकि ये बीस्ट टेमर्स की दुनिया थी। हर कोई 18 साल का होने पर अपनी कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट अवेकन करता था। मैंने एक एपिक ग्रेड एबिसल फ्लड ड्रैगन अवेकन किया था। दूसरी तरफ मेरे भाई ने एक बेकार डर्ट बरोइंग मोल अवेकन किया था, लेकिन बचपन से ही वो एक बिलियनर एरिस से जुड़ा हुआ था। अगर वो बड़ा होकर उससे शादी कर लेता तो हमारे माता पिता उसकी वजह से सीधे ऊंचाई पर पहुंच जाते। इसलिए मेरे पिता ने मुझे कॉन्ट्रैक्ट डिसोल्व करने का आदेश दिया। अगर मैं मना करता तो वो मुझसे सारे रिश्ते तोड़ देते। मेरा पहला इंस्टिंक्ट था तुरंत मना कर देना। जब तक ड्रैगन खुद राजी नहीं होता मैं उसे अपने साथ ले जाने का कोई तरीका ढूंढ लेता। लेकिन फ्लड ड्रैगन के अपने ही विचार थे। वो सीधे मेरे भाई के पास गया और उसके सामने सिर झुका दिया। वो एक नोबल क्रीचर था। उसने कहा, सिर्फ मेरे भाई जैसा कोई जिसके पास एरिस से कनेक्शन हो वही उसे अफोर्ड कर सकता है, और मैं उसका गरीब मालिक उससे छुटकारा पाने का इंतजार नहीं कर सकता था। ये देखकर मैं मुस्कुरा दिया। अगर तुम दोनों की यही इच्छा है तो ठीक है, इसे ले लो। मैंने अपनी हथेलियों को कसकर बंद किया और कॉन्ट्रैक्ट चेन को तोड़ दिया। एक भयानक दर्द मेरे दिमाग में फट पड़ा। कॉन्ट्रैक्ट चेन को तोड़ने से जो नुकसान होता है वो हमेशा के लिए रहता है, लेकिन मुझे ऐसे ड्रैगन की कोई जरूरत नहीं थी जो अपने ही मास्टर के खिलाफ हो जाए। मैंने दांत भींच लिए ताकि दर्द को सह सकूं और खुद को खड़ा रखने की कोशिश की। धुंधली होती नजरों के बीच मैंने देखा कि जियांग झिंगाई अचानक पछतावे से भरा हुआ मेरी तरफ दौड़ रहा था, लेकिन उसने ड्रैगन का क्रिस्टल छीन लिया और उसे मेरे भाई जियांगाई के सीने में दबा दिया। नए मास्टर कॉन्ट्रैक्ट के पूरा होते ही जियांगाई खुद को रोक नहीं पाया। उसने सिर पीछे फेंका और जोर से हंसने लगा। मेरे अंदर बदले की आग भड़क उठी। बस एक एपिक ग्रेट फ्लड ड्रैगन ही तो है ना? एक दिन मैं उस गद्दार बीस्ट को अपने हाथों से वापस छीनूंगा और उसे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मेरी आंखें ठंडी हो गई। मैं मुड़ा और दरवाजे की तरफ चल पड़ा। हर कदम पहले से ज्यादा भारी लग रहा था। मेरे पीछे से मेरे पिता की आवाज आई, मुझे इसके लिए दोष मत देना। मैंने एक छोटी बिना खुशी वाली हंसी छोड़ी। मैं हंसा, मैं तुम्हें दोष नहीं देता, लेकिन आगे जो भी होगा मुझे दोष देने की हिम्मत मत करना। स्कूल का बिगिनर ट्रायल 3 दिनों में शुरू होने वाला था। सिर्फ वही लोग स्पार्क यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते थे जो इसे पास कर ले। मुझे उससे पहले एक नया बीस्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाना ही था, इसलिए मैं एक ज्वेलरी शॉप गया और अपनी दादी द्वारा दिया गया जेड पेंडेंट 200,000 युआन में बेच दिया। फिर मैंने एक कैब ली और नानयांग सिटी के सबसे बड़े बीस्ट ट्रेडिंग हाउस वैनशू हाउस पहुंचा। मैं सीधे 8वीं मंजिल पर गया जहाँ रेयर बीस्ट सेक्शन था। हर तरह के रेयर ग्रेड बीस्ट वहाँ सजे हुए थे, लेकिन जब मैंने प्राइस टैग्स देखे हर डिस्प्ले केस के नीचे 500,000 लिखा था। सिल्वर मून वुल्फ की कीमत 800,000 थी। 800,000। लगता था जैसे वो लोग इसे सीधे छीन ही लेना चाहते हो। मैंने शर्मिंदगी में अपनी नाक रगड़ी और अपने 200,000 को और कसकर पकड़ लिया। मैंने एक सेल्स असिस्टेंट को रोका और पूछा, क्या आपके पास कुछ सस्ता है? वो मुस्कुराई और धैर्य से सिर हिलाया। इस मंजिल पर सिर्फ रेयर ग्रेड बीस्ट थी। अगर आपको कुछ सस्ता चाहिए तो एक्सीलेंट ग्रेड सेक्शन देखना होगा। मैं निराश होकर जाने के लिए मुड़ा, लेकिन उसने आगे कहा, हालांकि बेसमेंट में कुछ डैमेज्ड वाले भी हैं। वे काफी सस्ते होते हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी बहुत कम होती है। मैंने बिना हिचकिचाए कहा, मुझे वहाँ ले चलो। सिर्फ 200,000 के साथ यही मेरा एकमात्र मौका था। मैं उसके पीछे पीछे बेसमेंट में गया। वहाँ की हवा भारी और ठंडी थी और जंग लगे लोहे के पिंजरे कमरे में इधर उधर बिखरे हुए थे। मैं पिंजरों के बीच से गुजरते हुए अंदर के बीस्ट्स को देखता रहा। कुछ भी मेरा ध्यान नहीं खींच रहा था। मेरी उम्मीद धीरे धीरे खत्म होने लगी। तभी मैंने कोने में एक पिंजरा देखा। बस एक नजर में ही जानकारी की एक जबरदस्त लहर मेरी आंखों के सामने फैल गई। मैं जल्दी से वहां गया और देखा कि अंदर एक छोटा सा टर्टल था जो मुश्किल से हथेली के आकार का था। जब उसने किसी को आते देखा तो उसने अपना सिर उठाने की कोशिश की। हमारी नजरें मिली और उस नजर में मैंने एक बेबस बिना शब्दों वाली गुहार देखी। नाम वेंट्रल वाटर स्पिरिट टर्टल, ग्रेड रेयर, एवोल्यूशन पाथ एपिक ग्रेड ब्लैक स्पिरिट डीमन टर्टल, फ्यूजन पाथ 1 इमॉर्टल रून शेल ड्रैगन टर्टल, फ्यूजन पाथ 2 लेजेंडरी एबिसल रिवर सेंट टर्टल। कुल मिलाकर 26 फ्यूजन पाथ्स। मैं स्तब्ध रह गया। ये किसी भी बीस्ट में मैंने अब तक देखे गए सबसे ज्यादा फ्यूजन पाथ्स थे। रुको, मैं अचानक ठिठक गया। मेरी आंखें मेरी नजर सूची के आखिरी पाथ पर जाकर टिक गई। लेजेंडरी आइज डेथ बोन चिल ब्लैक टॉर्टस। क्या ये वही ब्लैक टॉर्टस था जिसके बारे में मैंने कहानियों में कल्पना की थी? मेरा गला सूख गया। मैंने हाथ बढ़ाकर उसके क्रैक्ड शेल को छुआ और मेरे भाई जियांगाई की लापरवाह मुस्कान और मेरे पिता का ठंडा बेरुखा चेहरा मेरे दिमाग में फिर से उभर आया। जैसे ही उस छोटे टर्टल ने मेरे अंदर की बदले की आग को महसूस किया, उसके शेल की दरारों से गर्मी निकलने लगी। मैंने नीचे देखा तो गंदे पानी में फ्लड ड्रैगन की परछाई चमक रही थी। फिर टर्टल ने अपना छोटा सा पंजा उठाया और उस परछाई को बिखेर दिया। मैंने उस छोटे जीव को गहरी प्रशंसा के साथ देखा और तय कर लिया कि एबिसल फ्लड ड्रैगन ब्लैक टॉर्टस के रास्ते की पहली सीढ़ी बनेगा। किस्मत से वैनशू हाउस के बेसमेंट वेयरहाउस में एक डैमेज्ड कोल्ड वाटर सर्पेंट रखा था जो इस फ्यूजन के लिए बिल्कुल सही था। मैंने सावधानी से छोटे टर्टल को जंग लगे पिंजरे से बाहर निकाला। फिर कोने में रखे सर्पेंट के पिंजरे के पास गया, उसे भी निकाला और कहा, मैं ये दोनों लेता हूँ। असिस्टेंट ने मेरी दृढ़ता देखी और ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसने कहा, ठीक है, 50,000 ईच। 50,000 मेरी पहुंच में था। मुझे जल्दी थी उन्हें वापस ले जाकर उनके स्पिरिट कार्ड्स निकालने की, इसलिए मैंने तुरंत 1 लाख दे दिए। असिस्टेंट की मुस्कान और चौड़ी हो गई और वो मुझे वापस मेन फ्लोर पर ले गई। मैंने कहा, मेरे पास 1 लाख बचे हैं, क्या आप मेरे लिए 3 मटेरियल्स ला सकती हैं? और मैंने उसे फ्यूजन के लिए जरूरी चीजों के नाम बताए। जब असिस्टेंट दूर गई तो हॉल में मौजूद हर नजर मेरी तरफ मुड़ गई। देखो उस लड़के को, उसने 2 टूटे फूटे बीस्ट्स खरीद लिए। क्या वो पूरी तरह पागल हो गया है? उनका क्या करोगे? बस बोझ बनेंगे। उनकी बातें मेरे कानों तक पहुंची। मेरी हथेलियों में रखे छोटे टर्टल और सर्पेंट खुद में सिमट गए। उनका धीमा रोना रुक नहीं रहा था। मैंने उनकी कंपी को अपनी
त्वचा पर महसूस किया। मैंने उन लोगों की आंखों में सीधा ठंडा नजर डाला जो उनका मजाक उड़ा रहे थे। फिर मैंने उन दोनों छोटे जीवों से कहा, उनकी बात मत सुनो, तुम बोझ नहीं हो, मैंने तुम्हें चुना है और यही तुम्हें दुनिया का सबसे बेहतरीन बनाता है। दोनों छोटे जीव अविश्वास से मुझे देखने लगे। धीरे धीरे सावधानी से उन्होंने अपने झुके हुए सिर उठाए। मैंने नीचे देकर उन्हें एक दृढ़ इशारा किया, कोई भी मेरे बीस्ट्स के बारे में ऐसा नहीं कह सकता। तभी असिस्टेंट दौड़ती हुई वापस आई और मुझे 3 डिब्बे थमा दिए। मटेरियल्स ने मेरे बचे हुए 1 लाख भी खत्म कर दिए। अब मैं पूरी तरह से खाली हो चुका था। मैंने मटेरियल्स लिए वैनशू हाउस से बाहर निकला और सीधे होटल की तरफ चल पड़ा। मैंने पर्दे खींच दिए। मुझे नहीं पता था कि फ्यूजन प्रोसेस क्या रूप लेगा, लेकिन इतना तय था कि इस तरह की रियलिटी बेंडिंग चीज किसी और को नहीं दिखनी चाहिए। मैंने कहा, अब मैं तुम्हें और मजबूत बनाने जा रहा हूँ। थोड़ा दर्द हो सकता है, अगर ज्यादा लगे तो मुझे रुकने के लिए कहना। दोनों ने सिर हिलाया और चुपचाप एक वादा किया, चाहे दर्द उन्हें मार ही क्यों न दे, वे आवाज नहीं निकालेंगे, वे मजबूत बनेंगे। हम अपने सामने खड़े इस दयालु मास्टर की रक्षा करेंगे। मैंने तीनों डिब्बे खोले और फ्यूजन मटेरियल्स को बाहर रखा। अब इस संकन कॉफिन, अंडरवर्ल्ड रिवर वाटर और एक बाइंडिंग नॉट। चलो शुरू करते हैं। फ्यूजन प्रक्रिया स्मूथली चली। आखिर तक दोनों छोटे जीव दर्द से बेहोश हो गए, लेकिन उन्होंने एक भी आवाज नहीं निकाली। मेरा दिल उनके लिए दुख से भर गया। अगली बार इतना कठोर मत बनना, मजबूत बने बिना भी मैं तुम दोनों को अपने पास रखता। तभी एक सुनहरी रोशनी का स्तंभ उन्हें घेरने लगा। एक अदृश्य लहर दीवारों को पार करती हुई सीधे आसमान की ओर चली गई और चारों तरफ रोशनी बिखेर दी। सौभाग्य से कमरे की हर दरार पूरी तरह सील थी। बाहर किसी को कुछ भी पता नहीं चला। नानयांग सिटी के गवर्नर ऑफिस में गवर्नर सुटिंगलुन नानयांग में अचानक प्रकट हुए नए रिफ्ट को लेकर एक मीटिंग के बीच में थी। अगले ही पल एक जोरदार धमाका हुआ और एक दरार सीधे कॉन्फ्रेंस टेबल को चीरती हुई निकल गई। सुटिंगलुन की आंखें सिकुड़ गई। उन्होंने तुरंत खिड़की से नीचे शहर की ओर देखा। उन्होंने पहले कभी इतनी शक्तिशाली गोल्डन आभा नहीं देखी थी। ऐसी ऊर्जा या तो किसी बेहद ताकतवर दूसरे संसार के रिफ्ट के खुलने से आ सकती थी या फिर किसी लेजेंडरी ग्रेड के इनिशियल बीस्ट के उभरने से। उन्होंने तुरंत दूसरे विकल्प को खारिज कर दिया। लगभग 1000 सालों से किसी लेजेंडरी ग्रेड इनिशियल बीस्ट की खबर नहीं आई थी, तो वो अचानक नानयांग सिटी में कैसे प्रकट हो सका था। उनका चेहरा गंभीर हो गया और उन्होंने आदेश दिया कि नानयांग के आसपास मौजूद हर रिफ्ट की तुरंत गहन जांच शुरू की जाए। उधर होटल के कमरे में गोल्डन रोशनी धीरे धीरे खत्म हो गई। मैंने तुरंत कछुए और सांप को चेक किया। दोनों पूरी तरह बदल चुके थे। छोटा कछुआ अब पहले से 2 गुना बड़ा हो गया था, लगभग एक वॉश बेसिन के बराबर। उसके खोल की दरारें भर चुकी थी और अब उस पर आइस ब्लू निशान चमक रहे थे। सांप के सिर पर एक छोटा सा आइस गोल्ड उभार उगाया था और उसकी लंबाई लगभग 1 मीटर हो चुकी थी। काले सांप की पूंछ कछुए के खोल के चारों ओर लिपटी हुई थी। दोनों ऐसे लग रहे थे जैसे एक ही अस्तित्व बन गए हों। मैंने उन्हें देखा, वे अभी गहरी नींद में थे। मैंने धीरे से सांस छोड़ी और तेजी से धड़कते दिल के साथ उनका नया विवरण देखा। नाम आइस डेथ बोनचिल ब्लैक टॉर्टोइस, ग्रेड लेजेंडरी। आगे फ्यूज नहीं किया जा सकता। ये सच में एक लेजेंडरी ग्रेड ब्लैक टॉर्टोइस बन चुका था। मेरी भावनाएं काबू से बाहर हो रही थी। लेजेंडरी ग्रेड, एक ऐसी शक्ति जिसे मैंने अब तक सिर्फ टेलीविजन पर देखा था और अब वो हकीकत बन चुकी थी। ये छोटा कछुआ पहले वाले एबिसल फ्लड ड्रैगन से बिल्कुल अलग स्तर का था। मैंने अपने दिल की धड़कन को शांत करने की कोशिश की, लेकिन पिछली रात का धोखा बार बार दिमाग में घूम रहा था। जल्द ही ट्रायल का दिन आ गया। प्रवेश द्वार भीड़ से भरा हुआ था। छात्र अपने अपने बीस्ट की तारीफ कर रहे थे और टीममेट्स ढूंढ रहे थे। अंदर के मॉन्स्टर्स बहुत खतरनाक थे, इसलिए ज्यादातर लोगों के लिए टीम बनाना ही समझदारी थी। जैसे ही मैं पहुंचा, मैंने एक बहुत ही परिचित चेहरा देखा। जियांग हाई ने अपनी मंगेतर लिन याटिंग को बाहों में लिया हुआ था। उनके ऊपर एबिसल फ्लड ड्रैगन मंडरा रहा था। चारों तरफ छात्र इकट्ठा थे। हर कोई जियांग हाई के करीब आने की कोशिश कर रहा था। बॉस, आप कमाल हो, एक एपिक ग्रेड फ्लड ड्रैगन। इस ट्रायल में पहला स्थान तो आपका ही है। तभी एक छात्र ने प्रवेश द्वार की ओर इशारा किया, मेरी तरफ। बॉस, क्या वो आपका भाई नहीं है? आपने तो कहा था कि आपके भाई ने कोई बेकार डर्ट मोल बुलाया था। ये कछुआ कैसे बन गया? मैं हल्की मुस्कान के साथ चुपचाप खड़ा रहा, ये देखने के लिए उत्सुक कि मेरा प्यारा भाई इस बार क्या कहानी बनाएगा। जियांग हाई मेरी नजरों के सामने थोड़ा असहज दिखा। तभी लिन याटिंग बोली, उसने साफ तौर पर उस मोल को छोड़ दिया होगा। कोई भी ऐसी बेकार चीज क्यों रखेगा? और एक बात, वो बहुत पहले ही जियांग हाई का भाई होना छोड़ चुका है। यहाँ क्या बोलते हो? थोड़ा संभल कर बोलो। ये कहकर वो वापस जियांग हाई के पास सटकर खड़ी हो गई। मैं खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। मेरा प्यारा छोटा भाई सच में कहानी घुमाने में माहिर था। आखिर कब मैंने कोई बेकार मोल अवेकन किया था? लेकिन अभी बदला लेने का समय नहीं था। जैसे ही हम ट्रायल के अंदर जाएंगे, मुझे अपना मौका मिल जाएगा। जियांग हाई ने एक थकी हुई सांस ली और लिन याटिंग के साथ मेरी तरफ बढ़ा। उसने कहा, क्यों बेकार कछुआ लेकर आए हो? खुद को मरवाने के लिए? मैं ठंडी मुस्कान के साथ बोला, जियांग हाई, अफसोस है कि तुमने एक्टिंग में करियर नहीं बनाया। मैं यहाँ तुमसे बहस करने नहीं आया हूँ, बस एक सलाह दूंगा। मैं थोड़ा रुका और उसे खुले तिरस्कार से देखा। कचरा हमेशा कचरा ही रहता है, किसी और की चीज चुरा लेने से तुम नहीं बदल जाते। मैं मुड़कर जाने लगा। तभी जियांग हाई गुस्से में चिल्लाया, तू कचरा अभी भी बकवास कर रहा है। मैं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा जो तू कभी नहीं भूलेगा। फिर उसने एबिसल फ्लड ड्रैगन से कहा, जाओ उस कछुए के टूटे हुए खोल को चकनाचूर कर दो। बात पूरी होने से पहले ही एबिसल फ्लड ड्रैगन तेजी से आगे बढ़ा। उसकी बैंगनी पूंछ रेजर की तरह तेज हो गई और सीधे मेरे बीस्ट की तरफ वार किया। भीड़ में सहानुभूति भरी नजरें दिखने लगी। बेचारे का बीस्ट तो बुरी तरह घायल हो जाएगा। फ्लड ड्रैगन वाले भाई के सामने इसकी क्या औकात। उनकी नजरों में मेरे पास प्रतिक्रिया देने का कोई मौका नहीं था। लेकिन जैसे ही ड्रैगन की पूंछ खोल पर गिरी, एक वाटर शील्ड अचानक बन गई और पूरे वार को सोख लिया। असंभव, इसने इतनी जल्दी कैसे रिएक्ट किया? और सबसे बड़ी बात, उस कछुए ने फ्लड ड्रैगन का हमला रोक दिया। चारों तरफ हैरानी की आवाजें गूंज उठी, यहाँ तक कि जियांग हाई भी स्तब्ध रह गया। तभी एक हल्की हंसी सबके कानों में पड़ी। मैंने मुस्कुराते हुए जियांग हाई की तरफ देखा और कहा, मुझे पता था तुम कुछ ऐसा ही करोगे। तुमने पहले हमला किया है, अब ये मत कहना कि मैं फेयर नहीं खेल रहा। उसी समय घंटी बज गई। बिगिनर ट्रायल आधिकारिक रूप से शुरू हो चुका था। आसपास के छात्र हर दिशा में बिखर गए। मैंने हल्का सा भौहें सिकोड़ते हुए
अपने बीस्ट को हाथ उठाकर रोका। जियांग हाई ने मौका देख कर लिन याटिंग का हाथ पकड़ा और प्रवेश द्वार की ओर भाग गया। अंदर जाते समय उसने मुड़कर मुस्कुराते हुए कहा, बेकार इंसान, देखते हैं अंदर कैसे मरते हो। मैंने ठंडी नजरों से उसे देखा, फिर अपने बीस्ट के साथ प्रवेश द्वार की ओर बढ़ गया। ट्रायल स्पेस के अंदर मैं खुद को एक घने जंगल में खड़ा पाया। ऊपर डिटेक्शन ऑब्स घूम रहे थे, हर चीज पर नजर रखते हुए। नियमों के अनुसार मुझे मॉन्स्टर्स को मारकर पॉइंट्स कमाने थे और पूरी अलायंस में टॉप 1000 में जगह बनानी थी। मैंने समय देखा, ट्रायल खत्म होने में 3 घंटे बचे थे। मुझे तुरंत आगे बढ़ना था। शुआन बाओ, इस बार हम पहला स्थान लेने जा रहे हैं। शुआन बाओ वो नाम था जो मैंने उसके असली ब्लैक टॉर्टोइज होने की पहचान छिपाने के लिए दिया था। शुआन बाओ ने दृढ़ता से सिर हिलाया, उसकी आंखें शांत और आत्मविश्वास से भरी थी। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरा और जंगल के अंदर आगे बढ़ गया। जल्द ही हमारी मुलाकात पहले मॉन्स्टर से हुई। लगभग तुरंत ही हमारे सामने 1-2 मीटर लंबा टिम्बर वुल्फ आ गया, जिसकी फर सिल्वर ब्लू थी। उसका नाम था थंडरफैंग वुल्फ, ब्रॉन्ज टियर 2। हमारा पहला ही सामना टियर 2 बीस्ट से हुआ और वो भी लाइटनिंग टाइप। ज्यादातर लोगों के लिए ये बहुत बुरा संकेत होता। एक छोटी सी गलती का मतलब सीधा मौत हो सकता था, लेकिन मेरा चेहरा शांत था। मैंने कहा, शुआन बाओ, इसे खत्म करो। शुआन बाओ इसी पल का इंतजार कर रहा था। उसके अंदर बैटल फ्यूरी जल रही थी। ये उसके ट्रांसफॉर्मेशन के बाद पहली लड़ाई थी। मेरे आदेश पर उसके शरीर से गहरे नीले पानी की लहरें फैलने लगी। वो झपटा। पानी की लहर ने आसानी से थंडरफैंग वुल्फ के लाइटनिंग बाइट को रोक दिया और उसके 2 दांत तक तोड़ दिए। वुल्फ पीछे उछलकर एक पेड़ से जा टकराया। मैंने कहा, ये एबिस मिस्ट इस्तेमाल करो। शुआन बाओ ने अपना मुंह खोला और गहरे नीले पानी की भाप बाहर छोड़ी। धुंध ने थंडरफैंग वुल्फ को पूरी तरह घेर लिया। एक भयानक चीख हवा में गूंज उठी। जब धुंध हटी तो जमीन पर सिर्फ साफ सुथरी हड्डियों का ढांचा बचा था। एक एनर्जी ऑर्ब उस कंकाल से उठकर सीधे शुआन बाओ में समा गया। मैंने महसूस किया कि शुआन बाओ में बदलाव आ रहा है। बस एक और टियर 2 किल और वो खुद टियर 2 तक पहुंच जाएगा। लेकिन सबसे हैरानी की बात ये थी कि ब्लैक टॉर्टोइज ने एक ही मूव में टियर के अंतर के बावजूद थंडरफैंग वुल्फ को खत्म कर दिया था। शुआन बाओ, तुम कमाल हो। मैं उसे गले लगाने के लिए झुका, लेकिन देखा कि वो रो रहा था। मैं समझ गया, वो बहुत ज्यादा उत्साहित था। वो लंबे समय तक वानशो हाउस के अंधेरे बेसमेंट में रहा था, जहाँ उसे सिर्फ मजाक और तिरस्कार ही मिला था। अब आखिरकार वो सब पीछे छूट चुका था। इतने बड़े बदलाव का भाव उसके अंदर फूट पड़ा था। मैंने उसके सिर पर धीरे से हाथ फेरा। अब वो जिंदगी खत्म हो चुकी है। तुम दोनों अब दुनिया के सबसे ताकतवर बीस्ट बनने वाले हो। दोनों ने जोर से सिर हिलाया। आंसू उनके चेहरों पर बह रहे थे। उन्होंने मन ही मन कसम खाई कि आज के बाद वे अपनी जान देकर भी अपने मास्टर की रक्षा करेंगे। फिर हम आगे बढ़े और भी मजबूत शिकार की तलाश में। थंडरफैंग वुल्फ के बाद हमने और कठिन टारगेट्स ढूंढने शुरू किए। करीब 10 मिनट बाद हमारा दूसरा मॉन्स्टर सामने आया। एक ब्रॉन्ज टियर 2 पॉइजन टेल स्कॉर्पियन। वो पॉइजन टाइप जरूर था, लेकिन शुआन बाओ के सामने उसकी कोई औकात नहीं थी। यिन एबिस मिस्ट ने उसे घेर लिया और कुछ ही सेकंड में वो भी सिर्फ हड्डियों का ढांचा बनकर रह गया। एक एनर्जी ऑर्ब उसके शरीर से उठकर शुआन बाओ के सिर में समा गया। मैंने तुरंत उसका स्टेटस चेक किया। शुआन बाओ सीधे ब्रॉन्ज टियर 2 पर पहुंच चुका था। मैं अभी खुशी मना ही रहा था कि अचानक एक तेज स्पिरिचुअल फोर्स मेरे दिमाग में भर गई। मेरा खुद का लेवल भी ब्रॉन्ज टियर 2 तक पहुंच गया, क्योंकि एक टेमर का टियर उसके बीस्ट के साथ बढ़ता है और जैसे जैसे स्पिरिचुअल फोर्स बढ़ती है तो भविष्य में और भी बीस्ट को कॉन्ट्रैक्ट करने का मौका मिलता है। मैंने हाथ बढ़ाकर छोटे ब्लैक टॉर्टोइज के सिर पर हल्के से हाथ फेरा। मन ही मन बेहद खुश था। उसके बाद हम जंगल के और अंदर तक बढ़ते गए। जितने भी हाई टियर मॉन्स्टर्स मिल सकते थे हम उनका शिकार करते गए। रास्ते में जो भी बीस्ट मिला, चाहे टियर 1 हो या टियर 2, हमने बिना छोड़े सबको खत्म कर दिया। मेरा स्कोर रॉकेट की तरह बढ़ता जा रहा था। नानयांग मिडिल स्कूल के मॉनिटरिंग रूम में सुपरवाइजर वू यांग सर्विलांस फुटेज को एलायंस हेडक्वार्टर पर अपलोड करने में व्यस्त था। तभी पीछे से कदमों की आवाज आई। स्कूल के प्रिंसिपल लियू यीफेंग तेजी से उसके पास आए। उनकी नजरें सीधे मेन स्क्रीन पर दिख रहे रैंकिंग्स पर टिक गई। उन्होंने पूछा, हमारे स्कूल से कितने लोग टॉप 1000 में पहुंचे हैं? वू यांग ने सिर हिलाया। इस साल का बैच पिछले साल से कमजोर है। अभी तक सिर्फ 3 लोग ही टॉप 1000 में पहुंचे हैं। प्रिंसिपल लियू ने निराशा से सिर हिलाया। वू यांग ने आगे कहा, और उनमें भी सिर्फ जियांग हाई, जिसके पास एपिक ग्रेट फ्लड ड्रैगन है, टॉप 200 में पहुंच पाया है। उसका स्कोर मुश्किल से 1000 पार कर पाया है। बाकी 2 800 के आसपास ही है। प्रिंसिपल लियू ने गहरी सांस ली और सिर हिलाया। इस साल पूरी अलायंस ही कमजोर लग रही है। 200 से भी कम स्टूडेंट्स 1000 पॉइंट्स तक पहुंच पाए हैं। अगर यही हाल रहा तो हम फिर से चान डेमन क्लैन के खिलाफ वर्ल्ड चैलेंज हार जाएंगे। वो यांग ने भी आह भरी। अगर इस साल भी हार गए तो ये लगातार 10वीं हार होगी। जैसे ही वो फिर से स्टूडेंट्स की फुटेज देखने के लिए मुड़ा, अचानक मेन स्क्रीन के नीचे एक नाम चमका, नानयांग मिडिल स्कूल, जियांगलिन। वो यांग मुस्कुराया और प्रिंसिपल को बुलाने ही वाला था। तभी उसने देखा कि वो नाम रॉकेट की तरह ऊपर चढ़ने लगा। पलक झपकते ही 5 सविन रैंक पार कर गया प्रिंसिपल। इसे देखिए, लियू यीफेंग जो दरवाजे तक पहुंच चुके थे वापस मुड़े। उन्होंने वो यांग की नजरों का पीछा किया और एलायंस रैंकिंग्स पर ध्यान दिया। जितने समय में उन्होंने देखा, मेरा नाम पहले ही एक सविन रैंक तक पहुंच चुका था और मेरे नाम के सामने दिख रहा स्कोर अभी भी खतरनाक रफ्तार से बढ़ रहा था। अभी अभी उसने 2000 पॉइंट्स पार किए थे। लियू यीफेंग की आंखें सिकुड़ गई। वो बिना पलक झपकाए उस नाम को घूरते रहे। ये कैसे संभव है? स्कोर इतनी तेजी से कैसे बढ़ सकता है? वो यांग को शक हुआ कि शायद कोई डेटा एरर है। आखिर जियांग हाई जैसे एपिक ग्रेट बीस्ट वाले ने मुश्किल से 1000 पॉइंट्स पार किए थे और मैंने कुछ ही मिनटों में उसे 1000 पॉइंट से पीछे छोड़ दिया था। उसने तुरंत पूरा सिस्टम चेक किया, यहाँ तक कि एलायंस हेडक्वार्टर में रिपोर्ट भी भेजी, लेकिन कहीं कोई गलती नहीं मिली। लियू यीफेंग ने कोशिश की, खुद को संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके होठों के कोने उनका साथ नहीं दे रहे थे। मेरा स्कोर पहले ही 3000 पार कर चुका था और मैं पूरे एलायंस में टॉप 10 में पहुंच गया था। पहले स्थान से मेरा अंतर सिर्फ 600 पॉइंट्स रह गया था और मैं रुकने का कोई संकेत नहीं दे रहा था। प्रिंसिपल लियू ने जोर से कहा, उसकी सर्विलांस फीड तुरंत स्क्रीन पर लाओ। अगर मुझे सही याद है वो जियांग हाई का बड़ा भाई है, लेकिन सुना था उसने सिर्फ एक ऑर्डिनरी ग्रेट डर्ट मोल किंग अवेकन किया था। वो यांग अब पूरी स्थिति की गंभीरता समझ चुका था। उसने तुरंत मेरी लाइव फीड स्क्रीन
स्क्रीन पर डाल दी। मेरा नाम अब भी ऊपर चढ़ रहा था। मैं पहले स्थान पर पहुंच चुका था और मेरा स्कोर 5000 पॉइंट्स पार कर गया था। लियू यीफेंग अब अपनी इमेज की परवाह किए बिना सीधे स्क्रीन के पास आकर देखने लगे। फीड में मैं छोटे ब्लैक टॉर्टोइस के साथ जंगल के अंदर एक धारा के किनारे आगे बढ़ रहा था। ध्यान से देखने पर पता चला कि टेमर और बीस्ट दोनों ही ब्रॉन्ज टियर 4 तक पहुंच चुके थे। मैंने कहा, शुआनबाओ, तुम्हें यकीन है कि अंदर टियर 6 मॉन्स्टर है? छोटे ब्लैक टॉर्टोइस ने बिना हिचकिचाए सिर हिलाया। उसकी आंखें पूरी तरह स्थिर थी। आधा घंटा बाकी है। आज पता चल जाएगा कि टियर 6 मॉन्स्टर कितना ताकतवर होता है। करीब 10 मिनट बाद सच में एक ब्रॉन्ज टियर 6 मॉन्स्टर हमारे सामने आ गया। नाम स्पाइनबैक बेयर, ब्रॉन्ज टियर 6। मैंने उस गहरे भूरे रंग के स्पाइनबैक बेयर को देखा। उसकी टियर 6 ब्रॉन्ज आभा का दबाव ही अलग स्तर का था, नीचे के किसी भी टियर से बिल्कुल अलग। अगर शुआनबाओ टियर 5 पर होता तो मुझे बिल्कुल चिंता नहीं होती, लेकिन हम अभी सिर्फ टियर 4 पर थे, पूरे 2 टियर नीचे। लेकिन जो बात मुझे और ज्यादा परेशान कर रही थी वो ये थी कि मैं वहाँ अकेला नहीं था। एक 5 लोगों की टीम उस स्पाइनबैक बेयर से लड़ रही थी और लगातार पीछे धकेली जा रही थी, धीरे धीरे धारा के किनारे तक पहुँचती हुई। एक टीममेट ने डरते हुए कहा, बॉस, क्या हम यहाँ से निकल सकते हैं? डर किस बात का? ये पहले से कमजोर हो रहा है, लड़ते रहो। झांग हाई ने अपने एक साथी का हाथ पकड़कर उसे आगे धक्का दे दिया। मैं ये सब चुपचाप देख रहा था। ये वही था जो मेरा छोटा भाई हमेशा से था, अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता था। क्या ही संयोग था, मेरा प्यारा छोटा भाई। मैं ठंडी खामोशी के साथ सही मौके का इंतजार कर रहा था। जिस टीममेट को आगे धक्का दिया गया था उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन एबिसल फ्लड ड्रैगन ने उसका रास्ता रोक लिया। वो फंस चुका था, न आगे जा सकता था न पीछे हट सकता था। स्पाइनबैक बेयर ने एक पल भी देर नहीं की, एक ही भयानक वार और सब खत्म हो गया। झांग हाई जरा भी नहीं हिला, एक पल के लिए भी नहीं। उसने तुरंत एक और साथी को पकड़ लिया। अब तेरी बारी है। वो साथी समझ भी नहीं पाया कि क्या हो रहा है और उसे सीधे भालू के सामने फेंक दिया गया। उसकी आंखें लाल हो गई और उसने अपनी आखिरी सांस में चिल्लाया, झांग हाई, तू घटिया इंसान है। लेकिन झांग हाई की आंख तक नहीं झपकी। उसने आखिरी साथी को भी आगे धकेल दिया और एबिसल फ्लड ड्रैगन की ओर इशारा किया। मौका देकर भालू को रोक लेना, हमें भागने का समय मिलना चाहिए। स्पाइनबैक बेयर ने एक और शरीर को अपनी ओर आते देखा। उसने तुरंत अपना 1000 कांटों वाला क्रोधी पंजा उठाया, उसे खत्म करने के लिए तैयार। लेकिन अचानक उसके पंजे धीमे पड़ गए। बिना किसी चेतावनी के गहरे नीले रंग की धुंध ने पूरे भालू को घेर लिया। अंदर से आत्मा को चीर देने वाली चीख गूंज उठी। जब धुंध छंटी तो वहाँ सिर्फ हड्डियों का ढांचा बचा था। झांग हाई का शरीर सख्त हो गया। उसने तुरंत लिन याटिंग का हाथ पकड़ा और भागने के लिए मुड़ा, लेकिन वो हिल भी नहीं पाया। काफी समय हो गया छोटे भाई। मेरी आवाज उससे पहले पहुंची जितनी जल्दी मैं खुद पहुंचा। झांग हाई ने अविश्वास से मुड़कर मुझे देखा और मैं उसकी ओर चलते हुए मुस्कुरा रहा था। मैंने उसके गाल पर हल्के से थपथपाया। क्या हुआ? अब मुझे भाई कहने में दिक्कत हो रही है? उसी समय स्पाइनबैक बेयर के कंकाल से एक एनर्जी ऑर्ब निकला और शुआनबाओ में समा गया। शुआनबाओ सीधे ब्रॉन्ज टियर 5 तक पहुंच गया। झांग हाई पर दबाव और बढ़ गया। उसे ऐसा लगा जैसे उसके कंधों पर वजन दोगुना हो गया हो। लिन याटिंग सीधे जमीन पर गिर गई। झांग हाई की आंखें सिकुड़कर छोटी हो गई। उस पल में उसे किसी दानव से कम नहीं लग रहा था। वो दांत पीसकर बोला, हरामखोर, नरक में जा। उसकी आंखें सख्त हो गई। एबिसल फ्लड ड्रैगन की पूंछ हवा को चीरते हुए मेरी तरफ आई। शैडो एग्जीक्यूशन एक्टिवेट हो चुका था, सीधा मुझ पर निशाना, लेकिन वो मुझ तक पहुंच ही नहीं पाया। शुआनबाओ के ब्लैक टॉर्टोइस डोमेन ने उसे पूरी तरह रोक दिया। मेरी आंखें ठंडी हो गई। झांग हाई, तुम सच में कोई रहम नहीं करते। वो चाल मुझे मारने के लिए थी। मैंने एक गहरी सांस ली, फिर जोर से झांग हाई को लात मारी और उसे जमीन पर गिरा दिया। मैं उसके चेहरे पर पैर रखकर खड़ा हो गया और बोला, क्या तुमने और माँ पापा ने कभी सोचा था कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी? कभी कभी सच में तुम्हें मार देने का मन करता है। झांग हाई कभी मौत के इतना करीब नहीं आया था। उसकी आंखों में डर भर गया और उसकी आवाज कांपने लगी। वो कछुआ इतना ताकतवर कैसे है? ये ट्रायल स्पेस है, तुम मुझे यहाँ मार नहीं सकते। उसकी आवाज लगभग चीख में बदल गई थी। हर शब्द में डर साफ झलक रहा था। मैंने अपना पैर पीछे खींच लिया। बिल्कुल, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मैंने मुड़कर उस फ्लड ड्रैगन की ओर देखा जो शुआनबाओ के दबाव में पूरी तरह जकड़ा हुआ था। लेकिन तुम्हें आने वाले समय की एक छोटी सी झलक जरूर दूंगा। शुआनबाओ, ड्रैगन को पकड़ कर रखो। शुआनबाओ ने धीमी आवाज निकाली और अपने दबाव को और बढ़ा दिया। एबिसल फ्लड ड्रैगन सीधे आसमान से गिर पड़ा। शुआनबाओ उससे पूरे 2 टियर ऊपर था। ड्रैगन उसके सामने बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सकता था। मैंने जेब से एक छोटा ब्लेड निकाला। झांग हाई चीख पड़ा, तुम मेरे ड्रैगन के साथ क्या कर रहे हो? तुम्हारा ड्रैगन? मैं हंसा। मैंने ब्लेड को ड्रैगन के रिवर स्केल पर रखा और एक ही वार में उसे काट दिया, मांस सहित। एबिसल फ्लड ड्रैगन दर्द से चीख उठा, लेकिन शुआनबाओ के दबाव में वो हिल भी नहीं पा रहा था। फिर मैंने ब्लेड को उसके सिर पर बने काले उभार की ओर घुमाया और उसे भी काट कर निकाल दिया, मांस समेत। रुको, बस करो। झांग हाई की आंखें खून जैसी लाल हो गई। उसका चेहरा बेबसी और गुस्से से विकृत हो गया था। लेकिन उसी समय हमारे आसपास की जगह बदलने लगी। 3 घंटे का ट्रायल खत्म हो चुका था। हर स्टूडेंट को जंगल से बाहर खींचकर दूसरे स्टेज के ट्रायल एरिना में पहुंचा दिया गया। मॉनिटरिंग रूम में प्रिंसिपल लियू यीफेंग मेरी फीड के आखिरी जमे हुए दृश्य को देख रहे थे। उनकी आंखों में साफ एडमिरेशन था। वो यांग ने ताजा फुटेज एलायंस हेडक्वार्टर पर अपलोड कर दी। ट्रायल की फाइनल रैंकिंग लॉक हो गई। पहला स्थान नानयांग मिडिल स्कूल झांगलिन 10,860 पॉइंट्स रैंक। दूसरा स्थान बहुत पीछे सु शियाओ शियाओ सिर्फ 2,600 पॉइंट्स। प्रिंसिपल लियू का दिल तेजी से धड़क रहा था जब वो स्क्रीन के सबसे ऊपर लिखे नाम को देख रहे थे। नानयांग सिटी ने अभी अभी एलायंस का पहला रैंक पैदा किया था। वो खुद को संभालने की कोशिश कर रहे थे, तभी मॉनिटरिंग रूम का दरवाजा जोर से खुला। गवर्नर सु टिंगलुन अंदर आई और सीधे प्रिंसिपल की तरफ देखा। ये झांगलिन का मामला क्या है? एलायंस हेडक्वार्टर मुझे लगातार कॉल कर रहा है। प्रिंसिपल लियू ने हल्की हंसी के साथ पूरी कहानी बता दी। फिर उन्होंने स्क्रीन पर जमी हुई इमेज की तरफ इशारा किया और कहा, 60 सालों में मैंने अपने जीवन में ऐसा बीस्ट कभी नहीं देखा। सु टिंगलुन स्क्रीन की तरफ देख रही थी। वो कछुए और काले सांप का संयोजन एक ही वार में स्पाइनबैक बेयर को खत्म कर चुका था। प्रिंसिपल ने कहा, जी। फिर भी सु टिंगलुन को यकीन नहीं हो रहा था। एक टियर 5 का कछुआ जो मुश्किल से वॉश बेसिन
पोजीशन जितना बड़ा था उसने टियर 6 स्पाइनबैक बेयर को सीधे खत्म कर दिया था। लेकिन पूरी सच्चाई उन्हें ट्रायल खत्म होने के बाद ही पता चलनी थी। उन्होंने कहा, सेकंड स्टेज की फीड दिखाओ। मैं और शुआन बाओ एक कमरे में पहुंचे जो 100 मीटर से भी छोटा था। चारों दीवारें बाउंड्री क्रिस्टल से बनी थी। अंदर सिर्फ हम दोनों थे। मैंने ड्रैगन के रिवर स्केल और हॉर्न जो मैंने काटे थे जेब में रख लिए। झांघाई, तुम्हारा एबिसल फ्लड ड्रैगन बुरी तरह घायल है। अब तुम स्पार्क यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले पाओगे। सेकंड स्टेज अब मॉन्स्टर्स को मारकर पॉइंट्स कमाने का नहीं था। यहाँ असली टेस्ट ये था कि हर स्टूडेंट कितनी देर तक पपेट अटैकर्स के खिलाफ टिक सकता है। जितना ज्यादा समय उतने ज्यादा पॉइंट्स। मैंने खुद को संभाला और अपने पैर मजबूत करके खड़ा हो गया। पत्थर का दरवाजा खुला। एक ट्रायल पपेट अंदर आया। रॉक स्टील से बना हुआ टियर, ब्रॉन्ज 2। उसने एक पल भी नहीं रुका। वो सीधे शुआन बाओ को नजरअंदाज करते हुए मेरी तरफ दौड़ा। शुआन बाओ, इसे खत्म करो। शुआन बाओ ने तुरंत आदेश माना। पहले उसने अपने प्रेशर से उसकी गति धीमी कर दी, फिर यीन एबिस मिस्ट छोड़कर उसे पिघलाकर लिक्विड मेटल में बदल दिया। मैं उस पिघले हुए स्टील को देखता रहा और धीरे से सांस ली। ये पपेट्स पहले बीस्ट पर हमला नहीं करते थे, वे सीधे टेमर को निशाना बनाते थे। मैं तुरंत शुआन बाओ के पीछे खड़ा हो गया। मैं अब ब्रॉन्ज टियर 5 पर था, लेकिन बिना अवेकन एबिलिटी के मैं एक आम इंसान से अलग नहीं था। टेमर्स को उनकी असली शक्ति डायमंड टियर पर मिलती है। उससे पहले वे लड़ाई में साधारण ही होते हैं। तभी पत्थर का दरवाजा फिर खुला। इस बार एक और ताकतवर पपेट अंदर आया। शुआन बाओ तुरंत हरकत में आया और मुझे ब्लैक टॉर्टोइस डोमेन में ढक लिया। नया पपेट जलते हुए पत्थर से बना था। नाम ब्लेज पपेट टियर, ब्रॉन्ज 3। उसने बिना समय गवाए अपना बाया हाथ उठाया और मेरी तरफ 3 तेज आग के गोले फेंके। मेरे पास रिएक्ट करने का समय नहीं था, लेकिन शुआन बाओ का डोमेन मुझे सुरक्षित रखे रहा। 3 मिनट बीत गए। ब्रॉन्ज टियर 5 थंडर पपेट को खत्म करने के बाद अगली वेव बदल गई। मैं दीवार के सहारे खड़ा हो गया और देखा कि इस बार 2 नए पपेट अंदर आए, एक वुड पपेट और एक अर्थ पपेट, दोनों ब्रॉन्ज टियर 5। मैं लगातार मूव करता रहा, ये सुनिश्चित करते हुए कि उनकी रेंज से बाहर रहूं। एक भी वार लगता तो ट्रायल वही खत्म हो जाता। उधर मॉनिटरिंग रूम में गवर्नर सु टिंगलुन ने आखिरकार मेरी असली ताकत देख ली थी। अब मैं सिर्फ रैंक नहीं रहा था, मेरा स्कोर 20,000 पार कर चुका था। मैं इतिहास का पहला रैंक बन चुका था। सु टिंगलुन की आंखें सिकुड़ गई। वो स्क्रीन पर दिख रहे नाम को बिना पलक झपकाए देख रही थी। स्पार्क अलायंस में आखिरी बार रैंक 2000 साल पहले देखा गया था। ट्रायल स्पेस के अंदर मैंने मैकेनिकल चैलेंजेस को पार कर चुका था। अब 9 मिनट हो चुके थे, लेकिन अब मेरे लिए रास्ता खत्म होने वाला था। अचानक 10 ब्रॉन्ज टियर 5 ट्रायल पपेट्स के कोर तेजी से घूमने लगे। उनके एलिमेंट्स आपस में मिलकर एक दूसरे में घुलने लगे और फिर वे सब मिलकर एक विशाल संयुक्त पपेट में बदल गए। वो करीब 5 मीटर लंबा था और उसके शरीर का रंग लगातार बदल रहा था। मैं ये देखकर पूरी तरह हैरान रह गया। ये विशाल पपेट सीधे सिल्वर टियर तक पहुंच चुका था। शुआन बाओ भी उसे हरा नहीं सकता था और आखिरकार हम हार गए। सर्वाइवल टाइम ठीक 1000 सेकंड पर लॉक हो गया। फाइनल स्कोर 30,000 से ज्यादा पॉइंट्स। रेटिंग SS रैंक। सु टिंगलुन पूरी तरह स्तब्ध रह गई। उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी भी स्पार्क एलायंस ट्रायल में 30,000 पॉइंट्स का स्कोर नहीं सुना था। जब इस ट्रायल सिस्टम को डिजाइन किया गया था तब इसकी ऊपरी सीमा इस सोच के साथ तय की गई थी कि कोई भी इसे कभी पार नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसे पार करने के लिए कम से कम एक लेजेंडरी ग्रेट बीस्ट चाहिए होता, और वो भी कोई साधारण नहीं। अचानक सु टिंगलुन को एक बात याद आई, वही जबरदस्त ऊर्जा की लहर जो एक दिन पहले नानयांग सिटी में फैली थी। उस समय उन्हें लगा था कि कोई नया इंटरडायमेंशनल रिफ्ट खुला है, लेकिन अब उन्हें अपना जवाब मिल गया था। उसी समय मैं शुआन बाओ के साथ ट्रायल स्पेस से बाहर आया और प्रवेश द्वार पर वापस पहुंचा। ज्यादातर लोग सेकंड स्टेज खत्म होते ही जा चुके थे। वहाँ सिर्फ कुछ ही लोग बचे थे, लेकिन जैसे ही मैं बाहर आया पीछे से गुस्से से भरी एक चीख सुनाई दी, मैं तुम्हें मार डालूंगा। वो झांघाई था, उसका फ्लड ड्रैगन घायल था और वो सेकंड स्टेज में सिर्फ 3 सेकंड ही टिक पाया था। वो तब से यही इंतजार कर रहा था। उसका स्कोर टॉप 1000 से बाहर गिर चुका था, जिसका मतलब था कि अब उसके पास स्पार्क यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का कोई मौका नहीं था। झांघाई की आंखें पूरी तरह खून सी लाल थी। उसने एक डैगर निकाला और मेरी तरफ दौड़ा। मैंने ठंडी हंसी छोड़ी, अपना छोटा ब्लेड निकाला और उसके डैगर को एक ही झटके में उसके हाथ से उड़ा दिया। मैं अपने इस भाई की लड़ने की आदत अच्छी तरह जानता था। मैं उसे किसी से बेहतर जानता था। मैंने कहा, मेरे प्यारे छोटे भाई, तुम सच में पूरी तरह बेकार हो। झांघाई जमीन पर गिर पड़ा। ये सुनते ही उसके अंदर दबा हुआ गुस्सा भड़क उठा। वो फिर से उठकर मेरी तरफ झपटा, लेकिन तभी अचानक दर्जनों स्टाफ मेंबर्स वहाँ आ गए। उन्होंने झांघाई को रोक लिया और मुझे चारों तरफ से घेर लिया। सामने खड़े व्यक्ति ने गंभीर चेहरे से कहा, प्रिंसिपल आपसे मॉनिटरिंग रूम में मिलना चाहते हैं। मैं थोड़ा चौंका। लगता है मेरी परफॉर्मेंस ने प्रिंसिपल का ध्यान खींच लिया था। उस समय तक मुझे अपना स्कोर भी नहीं पता था। स्टाफ से घिरा हुआ मुझे ट्रायल एंट्रेंस से दूर ले जाया जाने लगा। जाने से ठीक पहले मैंने पीछे मुड़कर देखा। जमीन पर पड़े झांघाई को ठंडी खाली नजरों से देखते हुए कहा, तुम खुद को खुशकिस्मत समझो। अगर ट्रायल में मारने की इजाजत होती तो अब तक तुम्हारी लाश ठंडी हो चुकी होती। मैं बिना पीछे देखे आगे बढ़ गया। झांघाई की आंखों की नसें फट चुकी थी। वो मेरी दूर जाती परछाई को घूर रहा था। अगर कर सकता तो मुझे अपने नंगे हाथों से चीर डालता। उसका एबिसल फ्लड ड्रैगन उसके पास पड़ा था, बेहद गंभीर हालत में। आखिर मैंने उसकी सबसे जरूरी चीजें, रिवर स्केल और नया उगता हुआ हॉर्न निकाल लिए थे। लिन याटिंग ने उसका हाथ थाम लिया। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें सबसे अच्छे हीलर के पास ले जाऊंगी। झांघाई का चेहरा अंधेरे जैसा ठंडा था। उसकी आंख के कोने से खून जैसा लाल आंसू धीरे धीरे बहने लगा। कुछ देर की खामोशी के बाद उसने कहा, ये डिंग मेरी मदद करो। लिन याटिंग ने सिर हिलाया। जियांग लिन, अब चैन से रहो। स्पार्क यूनिवर्सिटी के असेसमेंट से पहले लिन फैमिली उसे हमेशा के लिए खत्म कर देगी। उसी समय एबिसल फ्लड ड्रैगन को होश आया। उसकी बैंगनी काली आंखें उसी दिशा में टिकी थी जिधर मैं गया था। नफरत से भरी हुई। उसे मुझसे नफरत थी, इस बात की कि मैंने ताकत पाने का तरीका ढूंढ लिया और उसे कभी नहीं बताया। अगर बताया होता तो वो कभी उस बेकार झांघाई को नहीं चुनता। उसे मुझसे इस बात की भी नफरत थी कि मैंने हमारे पुराने रिश्ते की परवाह नहीं की और ठंडे दिल से उसकी स्केल और हॉर्न काट लिए। उधर नानयांग मिडिल स्कूल के मॉनिटरिंग रूम में मैं स्टाफ के साथ पहुंच चुका था। प्रिंसिपल लियू यीफेंग आगे आए और एक प्रभावशाली महिला की ओर इशारा किया। ये है नानयांग
जियांग सिटी की गवर्नर सुटिंगलुन। फिर उन्होंने एक मध्यम उम्र के आदमी की ओर इशारा किया। इस बार उनका व्यवहार और भी सम्मानजनक था और ये है चीफ इंस्ट्रक्टर शू जियान, जिन्हें मिलिट्री ने भेजा है। मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के गवर्नर चीफ इंस्ट्रक्टर शू जियान हर शहर में होने वाले बिगिनर ट्रायल्स की फेयरनेस की निगरानी करते हैं। ये नाम स्पार्क अलायंस के हर कोने में गूंजता था, क्योंकि शू जियान सिर्फ एक सेक्रेट ग्रेड बीस्ट टेमर ही नहीं थे, बल्कि वही व्यक्ति थे जिन्होंने 10 साल पहले ड्रैगन किंग क्लैन के खिलाफ वर्ल्ड चैलेंज में फर्स्ट प्लेस हासिल किया था। मैंने तुरंत झुककर उन्हें सम्मान दिया। गवर्नर चीफ इंस्ट्रक्टर शू जियान ने हल्का सा सिर हिलाया, मुस्कुराए और मुझे उठाया। उन्होंने कहा, तुम्हारा नाम पूरे मिलिट्री हेडक्वार्टर्स में चर्चा का विषय बना हुआ है। SSS रैंक रेटिंग में फर्स्ट प्लेस और टोटल स्कोर 30,000 से ऊपर, पूरे अलायंस में पहला स्थान। ये सुनकर मैं सच में हैरान था। ये परिणाम मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अलायंस रिकॉर्ड तोड़ दूंगा। शू जियान ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम्हारी वजह से अलायंस और मिलिट्री की टॉप लीडरशिप में हलचल मच गई है। क्या सच में ये इतना बड़ा मामला है? मैंने हल्की हंसी के साथ सिर खुजलाया। तभी शू जियान का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, कई बड़े फैक्शंस ने तुम्हें खतरे के रूप में चिन्हित कर लिया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम अलायंस हिस्ट्री के पहले SSS रैंक हो। तुम्हारा लेजेंडरी ग्रेड इनिशियल बीस्ट आखिर आया कहां से? ये सुनकर मेरा दिल एक पल के लिए रुक गया। शू जियान ने पहचान लिया था, जो कि स्वाभाविक था। वो एक सेक्रेट ग्रेड टेमर थे, इसलिए अगर वो XUN बाओ के लेजेंडरी ग्रेड को न पहचानते तो वही आश्चर्य की बात होती। मैंने तुरंत खुद को संभाला और कहा, मुझे XUN बाओ दक्षिणी आउटस्कर्ट्स में जंगली सब्जियां खोते समय मिला था। वो एक छोटे से स्ट्रीम के पास बेहोश पड़ा था। जब मैं वहाँ पहुंचा तब उसके आसपास स्पेशल रिपल्स मौजूद थे। स्पेशल रिपल्स? क्या ये सबवर्ल्ड ड्रिफ्ट हो सकता है? ये विचार तुरंत शू जियान के मन में आया। इस दुनिया में दो तरह के रिफ्ट होते हैं, वर्ल्ड ड्रिफ्ट्स और सबवर्ल्ड ड्रिफ्ट्स। वर्ल्ड ड्रिफ्ट्स ऐसे विशाल और पूर्ण वर्ल्ड से जुड़े होते हैं जिनके अपने विकसित लॉज होते हैं, जैसे ड्रैगन किंग वर्ल्ड या चार्म डीमन वर्ल्ड, जिनसे इस साल अलायंस का टकराव होना तय है। इन ज्यादातर वर्ल्ड्स का स्वभाव मानवता के प्रति हॉस्टाइल होता है और वे लगातार अलायंस को एब्जॉर्ब करने की साजिश करते रहते हैं। इसलिए अलायंस ने अपनी टॉप फोर्सेस को तैनात कर सभी 36 वर्ल्ड ड्रिफ्ट्स को बॉर्डर वॉर जोन में प्रोटेक्टिव वॉल के बाहर स्थानांतरित कर दिया है। इसके विपरीत सबवर्ल्ड ड्रिफ्ट्स छोटे और अधूरे सीक्रेट रियल्म से जुड़े होते हैं। उच्च स्तर के रिफ्ट्स तो वर्ल्ड चैलेंजेस में लेवरेज के रूप में भी काम आ सकते हैं। मेरी बात सुनकर शू जियान का पहला विचार यही था कि एक लेजेंडरी ग्रेड सबवर्ल्ड रिफ्ट प्रकट हुआ है। उस स्तर का रिफ्ट पहले से ही एक स्ट्रेटेजिक क्लास रिसोर्स माना जाता है। मैंने शू जियान के चेहरे के भाव देखे और आगे कहा, लेकिन स्पेशल रिपल्स कुछ ही सेकंड में गायब हो गए। मुझे लगा कि अब ये सुरक्षित है, इसलिए मैं आगे बढ़ा और श्वान बाओ को उठा लिया। मैंने छोटी कछुए को सहलाते हुए ये कहा। शू जियान की नजरें एकदम स्थिर हो गई। वो पहले ही समझ चुके थे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन झूठ बोलना कोई समस्या नहीं थी। उन्हें शुरुआत से ही असली जवाब की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने कहा, तुम काफी तेज हो, इसलिए मैं बात को घुमाऊंगा नहीं। मेरा यहाँ आने का पहला उद्देश्य तुम्हारी असली स्थिति को हेडक्वार्टर्स तक रिपोर्ट करना है, और दूसरा कारण, मैं मिलिट्री की ओर से आया हूँ और एक महत्वपूर्ण काम में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ये इस साल के वर्ल्ड चैलेंज से जुड़ा है। मैंने भौहें सिकोड़ ली। वर्ल्ड चैलेंज? शू जियान ने आगे कुछ नहीं कहा। उन्होंने साइड में खड़ी सूट इंग्लैंड की ओर देखा। गवर्नर सु ने तुरंत इशारा समझ लिया और प्रिंसिपल लियू तथा वो यांग के साथ बाहर चली गई। अब मॉनिटरिंग रूम में सिर्फ मैं और शू जियान ही रह गए थे। उन्होंने हाथ हिलाया और हमारे चारों ओर एक साउंड प्रूफ बैरियर बन गया। शू जियान की आवाज गंभीर हो गई। ये मामला बेहद सेंसिटिव है। ये इस कमरे से बाहर नहीं जाना चाहिए। तुम पहले से जानते हो कि इस साल के चैलेंज में हमारा सामना चार्म डीमन वर्ल्ड से है। चार्म डीमंस बहुत शक्तिशाली होते हैं, खासकर उनकी मेंटल अटैक्स की क्षमता। उनके खिलाफ अलायंस की जीत की संभावना बहुत कम है। मैंने सिर हिलाया। मैंने वर्ल्ड चैलेंज की खबरें ऑनलाइन देखी थी। शू जियान ने अलायंस के फ्रंटियर का एक मैप प्रोजेक्ट किया और कहा, हम लगातार 9 चैलेंजेस हार चुके हैं। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा। उनका चेहरा सख्त हो गया। अगर हम इस साल भी हार गए तो क्या तुम्हें पता है कि लगातार 10 हार का क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा कि अलायंस को अपनी टेरिटोरी छोड़नी पड़ेगी। मैं स्तब्ध रह गया। मुझे अंदाजा नहीं था कि स्थिति इतनी खराब हो चुकी है। रिकॉर्डेड हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ था। शू जियान ने सिर पीछे झुकाया और आंखें बंद कर ली। कम से कम एक पूरा शहर देना पड़ेगा जिसमें वहाँ की पूरी पॉपुलेशन शामिल होगी। उन लोगों का क्या होगा? शू जियान ने कड़वी मुस्कान दी। सबसे अच्छा परिणाम एक जल्दी मौत, वरना वे कुछ भी कर सकते हैं। मेरी आंखें सिकुड़ गई। ये मेरी कल्पना से भी ज्यादा भयानक था। एक शहर की पॉपुलेशन कम से कम 50 लाख होती है, इसलिए हमें चार्म डीमन वर्ल्ड के खिलाफ ये चैलेंज हर हाल में जीतना होगा। मैंने गंभीरता से सिर हिलाया। मैं भी ऐसा परिणाम नहीं देखना चाहता था। शू जियान ने कहा, चार्म डीमंस की सबसे बड़ी ताकत उनकी मेंटल अटैक्स है और यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। हमें ऐसा कुछ ढूंढना होगा जो उन्हें न्यूट्रलाइज कर सके। उन्होंने नक्शे पर एक छोटे से मार्कर की ओर इशारा किया। गार्डियन वॉल के पास ये सबवर्ल्ड ड्रिफ्ट इस समय स्टेडफास्ट बाइंडिंग स्टील उत्पन्न कर रहा है जो चार्म टाइप मेंटल अटैक्स का मुकाबला कर सकता है। अगर हम हाई क्वालिटी स्टेडफास्ट बाइंडिंग स्टील हासिल कर ले तो हम स्टेडफास्ट हेलमेट्स बना सकते हैं और अलायंस के लिए हालात पलट सकते हैं। फिर शू जियान ने सीधे मेरी ओर देखा। मुझे चाहिए कि तुम अंदर जाओ और इस रिफ्ट के कोर तक पहुंचकर इस सबवर्ल्ड ड्रिफ्ट को अलायंस के नियंत्रण में ले आओ। मैं समझ गया कि वो क्या कह रहे थे, लेकिन मैं अभी सिर्फ ब्रॉन्ज टियर 5 पर था। वहाँ जाना मतलब सीधा मौत के मुंह में जाना था। शू जियान बोले, ये रिफ्ट सामान्य नहीं है। इसमें सिर्फ ब्रॉन्ज टियर 5 या उससे नीचे के लोग ही प्रवेश कर सकते हैं, इसलिए तुम इसके लिए बिल्कुल सही हो। मैं तुम्हारे साथ 2 टीममेट्स भी भेजूंगा। ये रिफ्ट बेहद खतरनाक है और कई लोग पहले ही असफल हो चुके हैं, लेकिन तुम हमारे पास इकलौते SS रैंक हो। सिर्फ तुम ही ये कर सकते हो। शू जियान ने मिलिट्री सैल्यूट दिया और कहा, जीत हो या हार, मिलिट्री तुम्हें एक स्पेशल एट्रीब्यूट एपिक ग्रेड बीस्ट इनाम के रूप में देगा। रिवॉर्ड शब्द ने मेरा ध्यान खींच लिया। जब इनाम सामने हो तो सोचने लायक बात बन जाती है और ब्रॉन्ज टियर का रिफ्ट शायद ज्यादा खतरनाक भी नहीं होगा। मैं इसे संभाल सकता था। मैंने कहा, दरअसल मुझे एपिक ग्रेड बीस्ट की जरूरत नहीं है। क्या आप मुझे इसकी जगह ये चीजें दिला सकते हैं? मैंने वे मटेरियल्स लिखे जो श्वान बाओ के एवोल्यूशन के लिए जरूरी थे। यिन यांग केओस फिश, 10,000 ईयर होलोकोर, नॉर्थ सी
सी सेक्रेड वाटर और नॉर्थ स्टार सेलेस्टियल सैंड। शू जियांग की भौं हल्की सी सिकुड़ी। उन्होंने कहा, इनमें से मैंने खुद सिर्फ नॉर्थ स्टार सेलेस्टियल सैंड देखा है। ये एक लेजेंडरी टियर मटेरियल है और ये हमारे अलायंस वॉल्ट में मौजूद है। अगर तुम चाहो तो मैं इसके लिए रिक्वेस्ट डाल सकता हूँ। ये इस मिशन के रिवॉर्ड के रूप में गिना जाएगा। मैंने बिना झिझक सहमति दे दी। पहले नॉर्थ स्टार सेलेस्टियल सैंड हासिल करना जरूरी था, बाकी चीजें मैं बाद में ढूंढ लूंगा। शू जियान बोले, समय बर्बाद करने का मौका नहीं है, हम अभी निकलते हैं। मैं तुम्हें 7 दिनों के अंदर असेसमेंट से पहले वापस ले आऊंगा, पर्याप्त समय है। फिर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और सीधे मॉनिटरिंग रूम से बाहर निकल गए। दरवाजा खुला। सू टिंगलुन आगे बढ़ी, कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन शू जियान ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। गवर्नर सू, जो भी बात है वो हमारे लौटने तक इंतजार कर सकती है। मैं इसे उधार ले जा रहा हूँ। ये कहकर शू जियान ने अपना हॉक समन किया, मुझे उसकी पीठ पर बैठाया और वो अपने पंख फैलाकर आसमान में उड़ गया। वो बिजली की रफ्तार से दूर निकल गया। इतनी ऊंचाई पर उड़ने वाले बीस्ट पर बैठना मेरा पहली बार था। मैं जल्दी ही खुद को संभाल गया। मैंने नीचे देखा और हॉक की जानकारी चेक की। नाम आयरन फॉरेस्ट हॉक ग्रेड, इमॉर्टल टियर, सॉवरेन रैंक 10। मेरा दिल हल्का सा कांप उठा, जैसा कि लेजेंडरी चीफ इंस्ट्रक्टर शू जियान से उम्मीद की जाती है। उसी समय नानयांग सिटी के लिन परिवार के कंपाउंड में लिन याटिंग जियांग हाई को सहारा देकर दोनों जमीन पर घुटनों के बल बैठे थे। डैड, आपको जियांग हाई की मदद करनी होगी। लिन याटिंग के पिता लिन डुओजियान अपनी कुर्सी पर बैठे हुए थे, आखिरी घूंट चाय पीते हुए, जैसे उन्होंने कुछ सुना ही न हो। लिन याटिंग की घबराहट बढ़ गई। उसने गुस्से में कहा, डैड, अगर आप उसकी मदद नहीं करेंगे तो मैं यही अपनी जान दे दूंगी। उसने अपने कपड़ों के अंदर से एक तेज ब्लेड निकाला और अपने गले पर रख लिया। तभी लिन डुओजियान ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, ये मुझ पर काम नहीं करेगा। फिर उन्होंने जमीन पर घुटनों के बल बैठे जियांग हाई की ओर ठंडी नजर से देखा और कहा, और तुम भी बेकार हो। ये सुनते ही जियांग हाई के अंदर लंबे समय से सुलग रहा गुस्सा भड़क उठा। उसकी आंखें लाल हो गई। उसने तुरंत लिन याटिंग के हाथ से ब्लेड छीन लिया और उसे अपने ही गले पर रख लिया। लिन डुओजियान ठंडा हंसा, मेरी अपनी बेटी मरने की धमकी दे तब भी मैं परवाह नहीं करता, तो मैं तुम्हारे जैसे बेकार इंसान की क्यों परवाह करूं? जियांग हाई ने कोई बहस नहीं की। उसका चेहरा शांत था जब उसने कहा, मैं आपको धमकी नहीं दे रहा हूँ, मैं एक सौदा करना चाहता हूँ। लिन डुओजियान ने भौं उठाई। उनकी दिलचस्पी जाग गई। उन्होंने कहा, कैसा सौदा? जियांग हाई बोला, मैं अपनी जान के बदले आपका सहयोग चाहता हूँ। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, लिन याटिंग उस पर झपट पड़ी। नहीं, वो ब्लेड पकड़ने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन उसे रोक लिया गया। एक बटलर चुपचाप आगे आया और लिन याटिंग को कमरे से बाहर ले गया। लिन डुओजियान ने जियांग हाई की ओर सपाट और भावहीन नजरों से देखा। तुम्हारी मौत की कोई कीमत नहीं है। मैं तुम्हारे लिए अलायंस के एक राइजिंग स्टार से दुश्मनी क्यों लूं? जियांग हाई के होंठों पर हल्की मुस्कान आई, क्योंकि मैं उसके बारे में एक राज जानता हूँ जो आपको बहुत दिलचस्प लगेगा। उसका वो टर्टल अज्ञात ओरिजिन का है और लगभग निश्चित रूप से इमॉर्टल ग्रेड का है। जियांग हाई ने अपनी नजरें उठाकर लिन डुओजियान की ओर देखा। मैं जिंदा रहूं या मरूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ आपकी दिलचस्पी जगानी है। इमॉर्टल जियार आड़े सच में बहुत आकर्षक था, लेकिन खतरा भी उतना ही बड़ा था। लिन डुओजियान ने कुछ नहीं कहा, वो बस देखता रहा। ब्लेड जियांग हाई के गले पर टिका हुआ था और वही रुक गया। लिन डुओजियान की आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी, तुम्हारा ये राज अब मेरी दिलचस्पी जगा चुका है, और जहाँ तक उस जीनियस की बात है जिसे अभी तक बढ़ने का मौका भी नहीं मिला, वो मेरे लिए बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है। जमीन पर घुटनों के बल बैठे जियांग हाई ने अपना सिर झुका लिया और मन ही मन ठंडी मुस्कान दी। भाई, इस बार तुम खत्म हो। आयरन फॉरेस्ट हॉक तेजी से उड़ रहा था। कुछ ही देर में एक बंजर तेज हवाओं से भरा मैदान नजर आने लगा। नीचे धूल और रेत के बीच मैं मुश्किल से कुछ देख पा रहा था। ये निश्चित ही अलायंस के फ्रंटियर पर स्थित बॉर्डर वॉर जोन था। गार्डियन वॉल को पार करते ही लेजेंडरी 36 वर्ल्ड रिफ्ट्स दिखाई देने लगते और मैं तूफान के बीच धुंधली रेखाओं को मुश्किल से देख पा रहा था। शू जियान ने हॉक की गति कम नहीं की। उन्होंने दिशा बदली और उड़ते रहे। उन्होंने कहा, ये वॉर जोन है, यहाँ रुकने की जगह नहीं है। मैं तुम्हें सीधे सबल ड्रिफ्ट तक ले जा रहा हूँ। 1 घंटे बाद आयरन फॉरेस्ट हॉक सबल ड्रिफ्ट के एंट्रेंस पर बने मिलिट्री बेस के प्लाजा में उतरा। तभी मैंने देखा कि चौक के चारों ओर तैनात सैनिकों के अलावा वहाँ 2 युवा भी खड़े थे, एक लड़का और एक लड़की। शू जियान ने कहा, ये सू शियाओ शियाओ है, अलायंस ट्रायल्स में 2nd प्लेस और ये 3rd प्लेस है। वो मुझे उनसे परिचित कराने ही वाले थे कि बीच में रोक दिया गया। चीफ इंस्ट्रक्टर, परिचय की जरूरत नहीं है, हम जानते हैं ये कौन है, पूरे अलायंस का पहला SS रैंक। सू शियाओ शियाओ की तेज नजरें मुझ पर टिक गई। मैंने उन्हें ध्यान से देखा। सू शियाओ शियाओ के कंधे पर एक छोटी आइस ब्लू बिल्ली बैठी थी, यही उसका बीस था। हमने संक्षिप्त और शिष्ट अभिवादन किया और मैंने आतन उस बिल्ली की जानकारी चेक की। नाम आइस सोल स्पिरिट कैट ग्रेड, इमॉर्टल टियर, ब्रॉन्ज 4। फिर मैंने ले यांग का अभिवादन किया जो कैपिटल से आया था। उसका बीस एक आधे इंसान की ऊंचाई जितना भालू था। नाम थंडर प्रिजन बर्सर्क बियर ग्रेड, इमॉर्टल टियर, ब्रॉन्ज 4। कोई आश्चर्य नहीं था कि वे अलायंस में 2nd और 3rd स्थान पर थे। अभी अभिवादन खत्म ही हुआ था कि ले यांग ने मुझे तिरछी नजर से देखा। उस नजर में शक साफ दिखाई दे रहा था। किसी पिछड़े इलाके का एक अज्ञात व्यक्ति उससे ऊपर कैसे आ सकता है? शायद इसने किसी तरह चीटिंग की होगी। शू जियान के सामने खड़े होने के कारण ले यांग चुप रहा। मैंने ये सब नोटिस किया लेकिन कुछ नहीं कहा। अगर ले यांग चुपचाप अपना काम करता रहा तो मिशन के बाद हम बिना किसी समस्या के अलग हो जाएंगे, लेकिन अगर उसने कोई परेशानी खड़ी की तो श्वान बाओ उसे सबक सिखाने में खुश होगा। मैंने एक और नई बात नोटिस की, यहाँ हर 20 के पास सिर्फ 2 स्टार्टिंग स्किल्स थे जबकि श्वान बाओ के पास 3 थे। मैंने अपनी ठोड़ी पर हाथ फेरा और सोचा शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि श्वान बाओ एक लेजेंडरी ग्रेड का इनिशियल बीस्ट था। तभी श्वान बाओ ने अपना सिर हल्के से मेरी हथेली से सटाया, जैसे कह रहा हो, चिंता मत करो मास्टर, मैं सारे बुरे लोगों को हरा दूंगा। उसने ली यांग के रवैये को समझ लिया था। मैंने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। शू जियान ने तब तक इंतजार किया जब तक हम सब तैयार नहीं हो गए। फिर कहा, तुम सबके पास स्पार्क यूनिवर्सिटी असेसमेंट के लिए सिर्फ 7 दिन बचे हैं, समय कम है और दाव बहुत बड़ा है, हम अभी निकलते हैं। हम तीनों ने सिर हिलाया और शू जियान के पीछे चल पड़े। हम एक नीले पैलेस के पास पहुंचे जो पूरी तरह स्पेशल
क्रिस्टल से बना था। उसके बीच में 10 मीटर ऊंचा सबवर्ल्ड ड्रिफ्ट चमक रहा था और धड़क रहा था। उसके किनारों से स्पेस के टुकड़े बाहर निकल रहे थे। हॉल के चारों तरफ टेक्नीशियंस अपने स्टेशंस पर काम कर रहे थे। उनकी उंगलियां कीबोर्ड्स पर तेजी से चल रही थी ताकि स्पेस स्टेबल रहे। शू जियान हमें रिफ्ट के पास ले गए और बोले, इस सबवर्ल्ड का कोड ढूंढो और ये रिफ्ट अलायंस के कंट्रोल में आ जाएगा। हम तीनों अंदर जाने ही वाले थे कि शू जियान ने हमें रोक लिया। इस रिफ्ट का एनवायरनमेंट असामान्य है, इसकी डिफिकल्टी बहुत ज्यादा है। 8 टीम्स पहले ही अंदर जा चुकी है और फेल हो चुकी है। अगर तुम भी फेल हो गए तो अलायंस के पास टेरिटरी छोड़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा। लेकिन अपने ऊपर ज्यादा प्रेशर मत डालो, जितना हो सके उतना करो। उन्होंने अपनी कोट से 3 बैजेस निकाले, हम तीनों को एक एक दिया। अगर जरूरत पड़े तो पीछे हट जाना। शू जियान ने हम तीनों की तरफ देखा, समय कम है, जल्दी करो, मैं यही रहूंगा तुम्हारी जीत का इंतजार करते हुए। हॉल में मौजूद सभी लोगों की नजरों के सामने हम तीनों सबवर्ल्ड ड्रिफ्ट में कदम रख दिए। हमारी आकृतियां पैलेस के बीच में गायब हो गई। सबवर्ल्ड ड्रिफ्ट के अंदर जैसे ही हम अंदर गए, एक जबरदस्त वेटलेसनेस ने हमें नीचे खींच लिया। लगभग 100 मीटर की गिरावट थी। नीचे एक अंतहीन खुला समुद्र फैला हुआ था। मैंने श्वान बाओं की तरफ देखा और हल्का सा इशारा किया। गहरे नीले पानी की एक लहर उठी और हम तीनों को अपने अंदर लपेट लिया। हमें आसानी से समुद्र की सतह तक उतार दिया। श्वान बाओं के ब्लैक टॉर्टोइस डोमेन ने मुझे ऊपर उठा लिया, जिससे मैं पानी पर चल सका। शू शियाओ की आइस सोल स्पिरिट कैट ने अपने आइस टाइप की वजह से नीचे पानी को जमा दिया और वो सीधे उस पर खड़ी हो गई। सिर्फ ले यांग के पास कुछ नहीं था। वो जोरदार छपा के साथ पानी में गिरा और बेतहाशा हाथ पैर मारने लगा। मेरी मदद करो, मुझे तैरना नहीं आता। आखिरकार मैं और नहीं देख सका और श्वान बाओ से कहा कि ब्लैक टॉर्टोइस डोमेन का इस्तेमाल करके उसे बाहर निकाले। ले यांग के महंगे कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे। उसके थंडर प्रिजन बर्सक बियर का भूरा नीला फर भी पानी से भीग गया था। उसने छींकते हुए कहा, सिर्फ इसलिए कि तुमने मुझे बचाया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करूंगा। देहाती लड़के, मुझे अभी भी यकीन नहीं है कि तुमने सच में SS रैंक हासिल किया है। मैं कुछ कहता उससे पहले ही शू शियाओ को गुस्सा आ गया और उसने बीच में ही टोक दिया, ले यांग, तुम्हें लोगों से बात करना आता भी है या नहीं? अगर इसने तुम्हें नहीं बचाया होता तो तुम अभी समुद्र के नीचे होते। क्या ऐसे किसी का एहसान चुकाते हैं? ले यांग का चेहरा लाल हो गया। उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया कि उसे एहसान फरामोश कहा जाए। वो मुड़ा, वो मेरी तरफ मुड़ा, खुद को संभाला और कमर झुकाकर बोला, धन्यवाद। और मैं एहसान फरामोश इंसान नहीं हूँ। मैं खुद को हंसने से नहीं रोक पाया। बहुत बड़ा ईगो है, लेकिन उतनी ही जिद भी है। फिर भी वो पूरी तरह खराब नहीं लगा, बस थोड़ा बेवकूफ सा था। मैंने हाथ हिलाकर कहा, उठो, चलो आगे बढ़ते हैं। हम तीनों दूर दिख रहे आइलैंड की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन कुछ ही कदम चले थे कि अचानक 10 मीटर ऊंची पानी की दीवार हमारे सामने उठ खड़ी हुई। हमें रिएक्ट करने का मौका भी नहीं मिला और हम तीनों बहकर समुद्र की गहराई में खींच लिए गए। चारों तरफ अंधेरा था, एक भी रोशनी नहीं। मैंने भौहें सिकोड़कर ऊपर सरफेस की तरफ देखा और हल्की राहत महसूस की। कम से कम श्वान बाओं की शील्ड काम कर रही थी, वरना हम अब तक डूब चुके होते। मैं ऊपर चढ़ने लगा और बात करता रहा। कुछ ही देर में ली यांग और शू शियाओ भी सरफेस पर आ गए। ली यांग के पास शील्ड था, इसलिए वो ठीक था, लेकिन शू शियाओ के कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे। वो एक्स्ट्रा कपड़े नहीं लाई थी। तभी एक शील्ड उसके चारों ओर बंद हो गई और उसके कपड़ों से पानी खींचने लगी। कुछ ही पलों में उसके कपड़े सूख गए। उसने मेरी तरफ मुड़कर सच्चे दिल से धन्यवाद कहा। मैंने बिना सोचे उसे टाल दिया। ली यांग पहले ही आगे बढ़ चुका था और हमें जल्दी करने को कह रहा था। समय बर्बाद मत करो, चलो। हम तीनों पानी पर चलते हुए आइलैंड की तरफ बढ़ने लगे, हर वक्त इस बात का ध्यान रखते हुए कि कहीं फिर से कोई लहर ना आ जाए। जल्द ही हमें पहला मॉन्स्टर्स का सामना हुआ। 3 पिरान्हा जो एक हाथ जितने लंबे थे। नाम ब्लडथर्स्टी फिश, ब्रॉन्ज टियर 3। मैं आगे बढ़ने ही वाला था कि ली यांग ने मुझे रोक दिया। उसने थोड़ी उठाकर कहा, मैं मानता हूँ कि तुमने पहले मेरी मदद की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारा SSS रैंक स्वीकार करता हूँ। इनको मुझे संभालने दो। ली यांग, तुम कमाल हो, और वैसे भी मैंने कभी अग्री नहीं किया कि ये 3 तुम्हें दे दो। शू शियाओ उसे डांटने ही वाली थी, लेकिन मैंने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। मैंने ली यांग की तरफ हल्की मुस्कान के साथ देखा और कहा, ठीक है, लेकिन श्वान बाओ के पास सिर्फ एक शील्ड है। क्या तुम अपने बियर को बिना प्रोटेक्शन के लड़ाने वाले हो? ली यांग रुक गया। मुझे सच में जिज्ञासा थी कि इतना घमंडी इंसान इस स्थिति को कैसे संभालेगा। 30 सेकंड की चुप्पी के बाद उसने कहा, मैं 30% मानता हूँ कि तुम्हारे पास SS रैंक की ताकत है। मेरे बियर पर भी शील्ड डाल दो। मैं उसकी बात सुनकर हंस पड़ा, लेकिन हम पहले ही काफी समय बर्बाद कर चुके थे और मुझे और बहस करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। श्वान बाओ ने हल्का सा सिर हिलाया और थंडर प्रिजन बर्सक बियर को ब्लैक टॉर्टोइस डोमेन से ढक दिया। बियर ने अपनी छाती पर हाथ मारा और हमला कर दिया, जैसा कि अलायंस के 3rd प्लेस से उम्मीद की जाती है। थंडर प्रिजन बर्सक बियर ने तीनों ब्लडथर्स्टी फिश को सिर्फ 3 वार में खत्म कर दिया। उनके शरीर से 3 एनर्जी ऑर्ब्स निकले और बियर के अंदर समा गए। उसके बाद चाहे जो भी मॉन्स्टर्स सामने आते, ली यांग जिद करता रहा, उन सबको संभालने पर अड़ा रहा। लेकिन सीक्रेट रियल्म के नियम साफ थे, जितना अंदर जाते मॉन्स्टर्स उतने ही ताकतवर और ज्यादा संख्या में मिलते। जब हम लगभग 60% अंदर पहुंच गए तो अब हमारे सामने 5 ब्रॉन्ज टियर 5 मॉन्स्टर्स थे। नाम डीप सी जायंट ऑक्टोपस, टियर ब्रॉन्ज 5 टियर 5 ऑक्टोपसेस को देकर ली यांग के पास अब खुद को साबित करने के लिए कुछ नहीं बचा था। उसका थंडर प्रिजन बर्सक बियर अभी सिर्फ ब्रॉन्ज टियर 4 पर था। वो शू शियाओ की तरफ मुड़ा, मेरा बियर थक रहा है, कुछ को संभालने में मेरी मदद करो। उसने मेरी तरफ भी देखा, लेकिन कुछ कह नहीं पाया, क्योंकि कुछ देर पहले ही उसने मुझे पीछे रहने को कहा था। ली यांग के चेहरे को लाल होते और खुद से जूझते देखना मुझे काफी मजेदार लग रहा था। मैंने कहा, मैं 3 लेता हूँ, तुम दोनों बाकी 2 संभालो। मैंने अपनी स्लीव ऊपर की और श्वान बाओ के साथ 2 कदम आगे बढ़ा, लेकिन ली यांग तुरंत मेरे सामने आ गया। हीरो बनने की कोशिश मत करो देहाती लड़के, बस मेरे पीछे रहो। तुम सच में बहुत परेशान करने वाले हो। शू शियाओ अब और सहन नहीं कर पाई, उसके गाल गुस्से से फूल गए। तुम बस कैपिटल के बिगड़े हुए अमीर लड़के हो, तुम्हें इमॉर्टल ग्रेट बीस्ट सिर्फ किस्मत से मिला है। फिर उसने मेरी तरफ मुड़कर कहा, उसकी बात बिल्कुल मत सुनो, मुझे तुम पर भरोसा है। उसने भी अपनी स्लीव ऊपर की और ऐसा लग रहा था कि वो वही ली यांग से लड़ने को तैयार है।
मैं सच में हैरान रह गया। शू शियाओ शियाओ कमाल की थी। मैंने जल्दी से उसे रोका। हमारे पास समय कम है, पहले इससे निपट लेते हैं, बाद में लड़ लेना। मैंने शुआन बाओ के सिर पर हाथ फेरा। शुआन बाओ, अब तुम्हारी बारी है। उन 3 डीप सी जाइंट ऑक्टोपसेस को रोक कर रखो। मेरे आदेश पर शुआन बाओ ने अपना एक बड़ा अगला पैर उठाया और पानी की सतह पर जोर से मारा। डीप सी प्रेशर एक्टिवेट हो गया। पास के तीनों ऑक्टोपसेस अपने अटैक के बीच में ही जम गए। उनका पूरा शरीर लॉक हो गया। मैं हैरानी से पलक झपकाने लगा। शुआन बाओ का एबिसल प्रेशर इतना मजबूत कब हो गया? मैंने ध्यान से देखा तो पाया कि नीले पानी की भाप जैसी धाराएं शुआन बाओ के आसपास घूम रही थी। उसे एनवायरनमेंट से वाटर एलिमेंट बूस्ट मिल रहा था। उसके तुरंत बाद शुआन बाओ ने अपने दोनों मुंह खोले और गहरे नीले रंग की मिस्ट बाहर निकाली। वो मिस्ट एक ऑक्टोपस को निकल गई। एक चीख गूंजी और वो ऑक्टोपस पाउडर बनकर समुद्र में डूब गया। मैंने तुरंत अगला आदेश दिया, दूसरे ऑक्टोपस पर हमला करो। लेकिन वो ऑक्टोपस चुपचाप नहीं बैठा। उसने अपने टेंटिकल से हमला किया, अपने लंबे हाथ आगे बढ़ाए, लेकिन हर बार शुआन बाओ के ब्लैक टॉर्टोइस डोमेन से ब्लॉक हो गया। 1 मिनट से भी कम समय में बाकी दोनों डीप सी जाइंट ऑक्टोपसेस भी यिनोबिस मिस्ट से घुलकर पाउडर बन गए। शुआन बाओ सीधे ब्रॉन्ज टियर 6 पर पहुंच गया। दूसरी तरफ भी लड़ाई खत्म हो चुकी थी। थंडर प्रिजन, बर्सर्क बियर और आइस सोल स्पिरिट कैट दोनों ब्रॉन्ज टियर 5 तक पहुंच चुके थे। मैं खड़ा हुआ और ले यांग की तरफ हल्की मुस्कान के साथ देखा। ये इलाका साफ है, चलो आगे बढ़ते हैं। ले यांग के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। जियांग भाई, क्यों ना आप आगे चले? मैं हंस पड़ा। तुम्हें मेरी ताकत पर यकीन नहीं था। ले यांग के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। जियांग भाई, क्यों ना आप आगे चले? मैं हंस पड़ा। पहले तुम्हें मेरी एसएसएस रैंक पर यकीन नहीं था, अब है। शू शियाओ शियाओ भी तुरंत बोली। ले यांग का चेहरा गुस्से से फूल गया। इस बात को फिर कभी मत उठाना। दोनों को फिर से झगड़ने के लिए तैयार होते देख मैंने बीच में कहा, ठीक है, चलो सबवर्ल्ड कोर ढूंढते हैं। हम तीनों आइलैंड की तरफ बढ़ने लगे और कुछ ही देर में हम उससे 500 मीटर से भी कम दूरी पर थे। अब मुझे वो साफ दिखाई दे रहा था। वो छोटा नहीं था, लगभग 2 किलोमीटर चौड़ा और उस पर एक भी पेड़ नहीं था। पूरा आइलैंड आयरन ओरे से बना हुआ था। जैसे ही मेरी नजर उस पर पड़ी, उसकी इन्फॉर्मेशन मेरे दिमाग में आ गई। स्टेडफास्ट बाइंडिंग स्टील माइन क्वालिटी, ऑर्डिनरी से लेकर इमॉर्टल तक, हाई मैलिबिलिटी, लाइट वेट और चार्म टाइप मेंटल अटैक्स को रोकने में बेहद इफेक्टिव। आइलैंड के चारों तरफ डेंस रीफ्स थे और उसके ऊपर एक हल्की एनर्जी लाइट की परत फैली हुई थी। ये देखने के लिए काफी था। सबवर्ल्ड कोर यही था। हम आइलैंड की तरफ बढ़ने लगे, तभी पूरे समुद्र की सतह लहराने लगी। अगले ही पल वे सारे रीफ्स हिलने लगे। उनकी सतह पर लाल आंखें खुल गई। मैंने तुरंत हाथ उठाकर दोनों को रोका। रुको, ये सारे रीफ्स मॉन्स्टर्स हैं। वे रीफ्स धीरे धीरे पानी से बाहर उठे। वे एक झुंड में विशाल क्रोकोडाइल्स थे, करीब 30 के आसपास, और उनके पीछे एक और भी बड़ा और ताकतवर अल्फा था। मैंने उस झुंड की इन्फॉर्मेशन देखी। नेम कोल्ड ब्लड क्रॉक फील्ड, टियर ब्रॉन्ज 6। फिर मैंने अल्फा पर नजर डाली। नेम कोल्ड ब्लड क्रॉकिंग, ग्रेड इमॉर्टल, टियर ब्रॉन्ज 8। मेरी आंखें सिकुड़ गई। ये पहली बार था जब मैं किसी इमॉर्टल ग्रेड मॉन्स्टर का सामना कर रहा था। ले यांग मेरे पास आ गया। जियांग भाई, उस बड़े क्रोकोडाइल की ऑरा मेरे बियर जैसी क्यों लग रही है? मैंने सिर हिलाया। तुम्हारा अंदाजा सही है, ये भी थंडर प्रिजन बर्सर्क बियर की तरह इमॉर्टल ग्रेड है, ब्रॉन्ज 8, जो तुम्हारे बियर से पूरे 3 टियर्स ऊपर है। ले यांग ने घबराकर निकल लिया। जियांग भाई, क्या आप इसे संभाल सकते हैं? शू शियाओ शियाओ भी मेरी तरफ देखने लगी। दोनों में से किसी के पास भी कोल्ड ब्लड क्रॉकिंग को हराने की उम्मीद नहीं थी। अब वे पूरी तरह मुझ पर निर्भर थे। मैं खुद भी पूरी तरह निश्चित नहीं था। शुआन बाओ पहले भी अपने से 2 टियर ऊपर के मॉन्स्टर्स को हरा चुका था, लेकिन कोल्ड ब्लड क्रॉकिंग अलग था। ये रेयर ग्रेड स्पाइनबैक बियर से भी 2 टियर ऊपर था। शुआन बाओ अभी ब्रॉन्ज टियर 6 पर था। शायद वो ब्रॉन्ज टियर 8 के इमॉर्टल ग्रेड मॉन्स्टर को हरा न पाए। मैंने कहा, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन क्या तुम दोनों बाकी झुंड को संभाल सकते हो? वो लगभग 30 है। ले यांग ने तुरंत जवाब दिया, हम पूरी कोशिश करेंगे कि वे तुम्हारे पास न आए। मैंने सिर हिलाया और शुआन बाओ के साथ सीधे कोल्ड ब्लड क्रॉकिंग की तरफ दौड़ पड़ा। ले यांग और शू शियाओ शियाओ भी आगे बढ़े, हमारे रास्ते में आने वाले हर ऑब्स्टिकल को साफ करते हुए। शुआन बाओ ने यिनोबिस मिस्ट छोड़ी और सीधे कोल्ड ब्लड क्रॉकिंग के सामने पहुंच गया। ब्लैक टॉर्टोइस डोमेन ने उसके टेल लैश अटैक को रोक दिया। फिर उसके दोनों मुंह से गहरे नीले रंग की मिस्ट निकली, जिसने क्रॉकिंग को घेर लिया। यिनोबिस मिस्ट का इस्तेमाल करने के बाद शुआन बाओ तुरंत मेरे पास वापस आ गया। मैंने भौहें सिकोड़ ली। जब मिस्ट साफ हुई, कोल्ड ब्लड क्रॉकिंग अभी भी खड़ा था। उसकी पूंछ पर कुछ छोटे छोटे छेद थे, लेकिन उसे कोई असली नुकसान नहीं हुआ था। यही फायदा होता है इमॉर्टल ग्रेड का। ये सच में एक बड़ी समस्या बनने वाला है। मैंने हल्की सी कड़वी मुस्कान दी और शुआन बाओ को दोबारा हमला करने से रोकने के लिए आगे बढ़ा। शुआन बाओ ने सिर टेढ़ा किया और मेरी तरफ उलझन से देखा। मास्टर, आप मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे? मैं इसे हरा सकता हूँ। मैं नीचे झुक गया और धीरे से कहा, शुआन बाओ, तुम्हारे पास सिर्फ एक अटैक स्किल है, यिनोबिस मिस्ट, और वो क्रॉकिंग पर काम नहीं कर रही। शुआन बाओ कुछ कहने ही वाला था, लेकिन मैंने उसे प्यार से रोक दिया। जल्दी मत करो, हमारे आसपास बहुत सारे कोल्ड ब्लड क्रॉक फिends हैं। पहले उनका इस्तेमाल करके लेवल अप करते हैं, फिर क्रॉकिंग से निपटेंगे। शुआन बाओ की आंखें चमक उठी। उसने मुझे पूरी प्रशंसा से देखा। मास्टर, आप बहुत स्मार्ट हो। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरा, खड़ा हुआ और पीछे मुड़कर आवाज दी, शू शियाओ शियाओ, ले यांग, कोल्ड ब्लड क्रॉकिंग को रोके रखो। मैं शुआन बाओ को लेवल अप करवा रहा हूँ। दोनों तुरंत रुकर मेरे पास आ गए। जियांग भाई, आप आगे बढ़ो। मेरा बियर उस क्रोकोडाइल को नहीं हरा सकता, लेकिन हम उसे थोड़ी देर तक रोक सकते हैं। शू शियाओ शियाओ ने कुछ नहीं कहा। वो पहले ही अपनी आइस सोल स्पिरिट कैट को क्रॉकिंग को रोकने के लिए निर्देश दे रही थी। मैंने सिर हिलाया और शुआन बाओ के साथ क्रॉक फिends के झुंड में कूद पड़ा। बराबर टियर पर शुआन बाओ किसी प्राकृतिक आपदा की तरह उनके बीच से गुजर रहा था। एबिसल सी प्रेशर एक्टिवेट हुआ और उसके दायरे में आने वाले हर क्रॉक फिend पूरी तरह जड़ हो गए। फिर शुआन बाओ ने अपने दोनों मुंह खोले और यिन अबिस मिस्ट छोड़ी। क्रॉक फिends वही सूखी हड्डियों में बदल गए। एनर्जी ऑब्स एक के बाद एक शुआन बाओ के अंदर जाने लगे। जब 5 कोल्ड ब्लड क्रॉक फिends गिर गए तो शुआन बाओ आखिरकार ब्रॉन्ज टियर 7 पर पहुंच गया और उसकी प्रेजेंस और भी भारी हो गई। ये पूरा झुंड जैसे एक अंतहीन एक्सपीरियंस का स्रोत था। लेकिन तभी पूरे समुद्र की सतह पर एक विशाल लहर उठी, लगभग 10 मीटर ऊंची। मैंने घबराकर शुआन बाओ को चेतावनी दी। मेरा चेहरा तनाव से भर गया, लेकिन शुआन
बाओ ने जैसे मेरी बात सुनी नहीं, वो सीधे उस लहर की तरफ दौड़ पड़ा। एक ही पल में शुआन बाओ उस लहर में समा गया। मैं उसके पीछे कूदने ही वाला था कि शू शियाओ ने मेरा हाथ पकड़ लिया। शुआन बाओ ठीक है, उसने एलिमेंटल रेजोनेंस एक्टिवेट कर लिया है। मैंने खुद को शांत किया क्योंकि मैं देख पा रहा था लहर के अंदर शुआन बाओ के चारों तरफ पानी का एक परफेक्ट स्फीयर बन गया था। एलिमेंटल रेजोनेंस, मुझे याद नहीं कि मैंने पहले कभी इस कॉन्सेप्ट के बारे में सुना हो। जब उसने देखा कि मैं शांत हो गया हूँ, शू शियाओ उस पानी के स्फीयर को देखते हुए बोली। उसकी आंखों में हल्की सी ईर्ष्या थी। एलिमेंटल रेजोनेंस तब होता है जब कोई बीस्ट अपने एनवायरनमेंट से गहराई से जुड़ जाता है। इससे उसकी अटैक पावर दोगुनी हो जाती है। मेरी आंखें चौड़ी हो गई। एलिमेंटल रेजोनेंस इतना ताकतवर होता है। शू शियाओ ने आगे कहा, सिर्फ इमॉर्टल ग्रेड बीस्ट्स या उससे ऊपर के बीस्ट्स के पास ही इसे एक्टिवेट करने का थोड़ा चांस होता है, और हर बार एक्टिवेट होने पर एक एलिमेंटल इम्प्रिंट बनता है, जिससे अगली बार इसे एक्टिवेट होने की संभावना और बढ़ जाती है। शुआन बाओ वाटर टाइप है ना? मैंने सिर हिलाया। ये बात सही बैठती है। बहुत से टेमर्स सॉवरेन लेवल तक पहुंचने के बाद भी एलिमेंटल रेजोनेंस ट्रिगर नहीं कर पाते, और शुआन बाओ ने इसे ब्रॉन्ज रैंक पर ही एक्टिवेट कर लिया। बस शुआन बाओ को मुझे बेच दो और मैं तुम्हें अपनी बड़ी बहन से मिलवा दूंगी। डील? मेरी आंखें चौड़ी हो गई। मैं हैरानी से शू शियाओ को देखने लगा। वो सच में अपनी बहन का सौदा कर रही थी। हालांकि क्या तुम्हारी बहन खूबसूरत है? तभी वो पानी का स्फीयर धीरे धीरे खत्म होने लगा। समुद्र के पानी की धागे जैसी धाराएं शुआन बाओ के शरीर के चारों ओर सांपों की तरह लिपट गई। तभी ली यांग की चीख गूंजी, जियांग भाई जल्दी करो, मैं ज्यादा देर तक नहीं रो पाऊंगा। मैं तुरंत शुआन बाओ के साथ कोल्ड ब्लड क्रॉकिंग की तरफ वापस दौड़ा। थंडर प्रिजन बर्सक बियर और आइस सोल स्पिरिट कैट दोनों ही क्रॉकिंग के हमलों से काफी घायल हो चुके थे। मैंने ली यांग और शू शियाओ से कहा कि वे अपने बीस्ट्स को वापस बुला ले। शुआन बाओ, क्या तुम तैयार हो? शुआन बाओ की आंखें चमक उठी। वो अपनी नई ताकत को परखने के लिए बेताब था। मास्टर, शुआन बाओ तैयार है। शुआन बाओ, जाओ इस बार उस क्रोकोडाइल को हड्डियों में बदल दो। मेरे आदेश पर शुआन बाओ सीधे कोल्ड ब्लड क्रॉकिंग की तरफ झपटा। उसका अगला पंजा नीचे गिरा और तुरंत एबिसल सी प्रेशर एक्टिवेट हो गया, जिससे दुश्मन की स्पीड कम हो गई। क्रॉकिंग ने उसे आते देखा और काटने के लिए झपटा, लेकिन वो ब्लैक टॉर्टस डोमेन की वाटर शील्ड को भी नहीं तोड़ पाया। शुआन बाओ ने मौका नहीं गवाया और गहरे नीले रंग की मिस्ट छोड़ दी, जिसने क्रॉकिंग को घेर लिया। उस मिस्ट के अंदर से एक आत्मा को हिला देने वाली दहाड़ गूंजी। जब मिस्ट हट गई तो समुद्र की सतह पर सिर्फ क्रोकोडाइल की हड्डियों का ढेर बचा था। ले यांग का मुंह खुला रह गया। उसकी आंखें सिकुड़ गई। उसके दिमाग में एक ख्याल आया, क्या शुआन बाओ लेजेंडरी ग्रेड का है? वो मुझे शुआन बाओ की थोड़ी खुजाते हुए देख रहा था। पूछना चाहता था लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रहा था। अच्छा काम किया शुआन बाओ। जो पानी की सांप जैसी धाराएं शुआन बाओ के चारों ओर लिपटी थी, वे अब लड़ाई खत्म होते ही गायब हो गई। एलिमेंटल रेजोनेंस भी खत्म हो चुका था। क्रॉकिंग के मरते ही बाकी झुंड बिखर गया और समुद्र में भाग गया। मैंने सामने मौजूद आइलैंड की तरफ देखा। चलो ऊपर चलते हैं। आखिरी कुछ 100 मीटर में हमें एक भी मॉन्स्टर नहीं मिला। कोल्ड ब्लड क्रॉकिंग आखिरी रुकावट था। आइलैंड पर पहुंचकर मैंने जमीन पर हर जगह दिख रहे स्टेडफास्ट बाइंडिंग स्टील को हल्के से ठोका। यही वो चीज होगी जिस पर चीफ इंस्ट्रक्टर बार बार जोर दे रहे थे। ले यांग ने एक टुकड़ा उठाया और उसे उठाकर बोला, सही है, चलो सबवर्ल्ड को ढूंढते हैं और जल्दी। मैं शुआन बाओ के साथ आइलैंड के सेंटर की तरफ बढ़ा। आइलैंड पर स्टेडफास्ट बाइंडिंग स्टील के अलावा कुछ भी नहीं था। बीच में पहुंचकर मुझे एक बहुत बड़ा माइन शाफ्ट मिला। जितना अंदर जाते उतनी ही हाई क्वालिटी की स्टेडफास्ट बाइंडिंग स्टील मिल रही थी। मैं झुककर अंदर देखने लगा। वहाँ नीचे नीले चमकते हुए क्रिस्टल्स थे। पूरे आइलैंड को घेरने वाली एनर्जी लाइट उन्हीं से निकल रही थी। ले यांग और शू शियाओ भी मेरे पास आ गए और नीचे देखने लगे। चलो कोर लेकर यहाँ से निकलते हैं। मैंने सिर हिलाया और नीचे कूदने ही वाला था कि ले यांग ने मुझे रोक दिया। जियांग भाई, मुझे जाने दो, आप ऊपर ही रहो। वो मेरे जवाब देने से पहले ही नीचे कूद गया। मैं मुस्कुरा दिया और उसे जाने दिया। कोई और काम कर रहा है तो मुझे क्या शिकायत होगी। कुछ ही देर में ले यांग वापस ऊपर आया और एक नीला क्रिस्टल मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने सबवर्ल्ड कोर लिया और उसकी इन्फॉर्मेशन देखने ही वाला था कि वो क्रिस्टल अचानक तेज रोशनी से चमक उठा और हम तीनों को घेर लिया। मैं रिएक्ट कर पाता उससे पहले ही एक गूंजती हुई आवाज मेरे कानों में आई, सीक्रेट रियल्म ट्रायल कंप्लीट, फाइनल असेसमेंट शुरू हो रहा है। फाइनल रेटिंग, जियांग लिन SS रैंक, ले यांग S रैंक, शू शियाओ S रैंक। ऊपर से एक लाइट बीम उतरी और हम तीनों एक सुनहरी रोशनी के स्तंभ में नहा गए। मेरे सामने 3 आइटम्स प्रकट हुए और एक मैकेनिकल आवाज गूंजी, ऑब्टेन्ड सेक्रेड वाटर ब्लेसिंग नेकलेस, लेजेंडरी ग्रेड, ऑब्टेन्ड लाइफ स्प्रिंग फॉर्मूला, लेजेंडरी ग्रेड, ऑब्टेन्ड एनर्जी फ्रूट, लेजेंडरी ग्रेड। ले यांग और शू शियाओ के सामने 2 आइटम्स प्रकट हुए, ऑब्टेन्ड चार्म रेजिस्ट हेलमेट, एपिक ग्रेड, ऑब्टेन्ड एनर्जी फ्रूट, एपिक ग्रेड। मैंने उस लाइट कॉलम में हाथ डालकर तीनों आइटम्स निकाले और मेरी नजर वाटर ब्लू नेकलेस पर टिक गई। नेम, सेक्रेड वाटर ब्लेसिंग नेकलेस। इफेक्ट, जब इसे कोई लेजेंडरी ग्रेड बीस्ट पहनता है तो वाटर टाइप स्किल्स की डैमेज 50% बढ़ जाती है। मैं बेहद खुश हो गया। इस नेकलेस के साथ 2 टियर ऊपर के एनिमीज को हराना लगभग आसान हो जाएगा। SSS रैंक रिवॉर्ड के हिसाब से ये काफी अच्छा था। बाकी रिवॉर्ड्स को उनके नाम से ही आसानी से समझा जा सकता था। लाइफ स्प्रिंग फॉर्मूला, इसका इस्तेमाल करके लेजेंडरी ग्रेड का लाइफ स्प्रिंग बनाया जा सकता है, जो किसी भी लेजेंडरी ग्रेड बीस्ट की सारी चोटों को पूरी तरह ठीक कर देता है। दूसरा एक फल था जो बिल्कुल सफेद पीच जैसा दिख रहा था। इसे सिल्वर टियर से नीचे खाने पर बीस्ट का टियर 2 लेवल बढ़ जाता है। अगर हुआन बाओ, जो पहले से टियर 7 पर था, इसे खा लेता तो सीधे टियर 9 पर पहुंच जाता। मैंने एनर्जी फ्रूट उठाया और हुआन बाओ की तरफ मुड़ा। फिर मैंने उसे 2 हिस्सों में तोड़ दिया। एक हिस्सा छोटे टर्टल की तरफ बढ़ाया और दूसरा ब्लैक सर्पेंट की तरफ। हुआन बाओ तो जैसे लालच से भर गया था। दोनों ने एक ही बार में दोनों हिस्सों को काट कर खा लिया। जैसे ही वो निकला गया, उनका टियर रोलर कोस्टर की तरह ऊपर उछल गया। पूरे 2 लेवल की बढ़त और सीधे ब्रॉन्ज टियर 9 पर लॉक हो गया। मेरा अपना टियर भी ब्रॉन्ज 9 तक पहुंच गया। मैं उत्साह में जोर से हंस पड़ा। मैंने सेक्रेड वाटर ब्लेसिंग नेकलेस निकाला और उसे हुआन बाओ के गले में पहना दिया। तुरंत ही हुआन बाओ की प्रेजेंस और भी तेज और खतरनाक हो गई। मैं खड़ा हुआ। अब जब मेरे पास लाइफ स्प्रिंग फॉर्मूला है तो मैं लाइफ स्प्रिंग बनाकर
बेचने की कोशिश कर सकता हूँ। मुझे याद था कि इस लेवल के कल्टिवेशन एलिक्सर्स बहुत ही महंगे दाम पर बिकते हैं। उधर लेई यांग और शू शियाओ शियाओ भी अपने रिवॉर्ड्स बांट चुके थे। एपिक एनर्जी फ्रूट खाने के बाद थंडर प्रिजन, बर्सर्क बियर और आइस सोल स्पिरिट कैट दोनों ब्रॉन्ज टियर 6 तक पहुंच गए। जब सब तैयार हो गए तो मैं उनके पास गया और कहा, मिशन पूरा हो गया, चलो वापस चलते हैं। मैंने सब वर्ल्ड कोर उठा लिया, रेडी टू इनिशिएट द ट्रांसफर। तभी लेई यांग ने उसे रोक दिया। वो एक पैर से दूसरे पैर पर शिफ्ट करता रहा। उसका चेहरा लाल हो गया। जियांग भाई, अगर तुम कभी कैपिटल पहुंचो तो मुझे जरूर ढूंढना। सू शियाओ शियाओ उसकी तरफ मुड़ी। क्या तुम अभी सीरियस हो? जियांग भाई भी स्पार्क यूनिवर्सिटी जा रहा है, वहीं मिल लेना उसे। क्या तुम ड्रॉप आउट होने वाले हो? लेई यांग पूरी तरह कंफ्यूज हो गया। उसने शर्मिंदगी में सिर के पीछे हाथ फेरा। ठीक है, फिर स्पार्क यूनिवर्सिटी में मिलते हैं। जियांग भाई, अब मैं सच में हंस रहा था। मैंने सिर हिलाया। स्पार्क यूनिवर्सिटी में मिलते हैं। और इसके साथ ही हम तीनों उस आइलैंड से गायब हो गए। उसी समय स्पेशल पैलेस के अंदर ब्लू स्क्रीन सोने की रोशनी में चमक उठी। इस रिफ्ट की रैंक क्या है? शू जियान ने गहरी सांस ली और पैलेस सुपरवाइजर की ओर मुड़ा। ब्रॉन्ज इमॉर्टल ग्रेड रिफ्ट। शू जियान की धड़कन तेज हो गई। उसने अपनी एक्साइटमेंट को कंट्रोल किया और तुरंत अपना फोन निकालकर एक एनक्रिप्टेड लाइन डायल की। दूसरी तरफ से एक मिडिल एज्ड आदमी की आवाज आई। चंगकोंग का सीक्रेट रियल्म अलायंस द्वारा सिक्योर कर लिया गया है। तुरंत ग्रेट वॉल आर्मी की पूरी फोर्स को मोबिलाइज करो और गार्डियन वॉल की सुरक्षा करो। चार्म डीमन फैक्शन की मूवमेंट्स पर खास नजर रखो। शू जियान ने कॉल खत्म किया। उसका चेहरा गंभीर हो गया। सीक्रेट रियल्म अब अलायंस के कंट्रोल में था। चार्म डीमंस को जल्द ही इसका पता चल जाएगा। इस साल का वर्ल्ड चैलेंज अभी भी अलायंस और चार्म डीमंस के बीच था। वे किसी भी कीमत पर इस रियल्म को नष्ट करना चाहेंगे। स्टेडफास्ट बाइंडिंग स्टील उनके हर हथियार का घातक काउंटर था। 4 लोग पैलेस के एंट्रेंस से तेजी से अंदर आए। मेरे साथ चलो, गार्डियन वॉल की रक्षा करनी है। शू जियान की आवाज गूंज उठी। वो मुड़ा और पैलेस से बाहर निकल गया। सबल ड्रिफ्ट हल्का सा झिलमिलाया। सुनहरी रोशनी में नहाए हुए हम तीनों फिर से स्पेशल पैलेस में लौट आए। मैंने इधर उधर देखा। चीफ इंस्ट्रक्टर कहा है? पैलेस सुपरवाइजर दौड़ता हुआ आया। तुम सच में बाहर निकल आए। चार्म डीमंस फिर से गार्डियन वॉल के बाहर हरकत में है। चीफ इंस्ट्रक्टर उनकी मदद के लिए जा चुके हैं। जाने से पहले उन्होंने निर्देश दिए थे, कोई तुम्हें वापस एस्कॉर्ट करेगा। जहाँ तक उस रिवॉर्ड की बात है जो उसने वादा किया था, वो चीफ इंस्ट्रक्टर के लौटने के बाद ही मिलेगा। वो उसे स्पार्क यूनिवर्सिटी में तुम्हें देगा। मैंने सिर हिलाया। मुझे नॉर्थ स्टार सेलेस्टियल सैंड की कोई तुरंत जल्दी नहीं थी। मैंने सबल कोर्स सुपरवाइजर को सौंप दिया। उसने उसे लिया और फिर दरवाजे की ओर इशारा किया। 3 सोल्जर्स अंदर आए। हमें तीनों को वापस एस्कॉर्ट करने के लिए असाइन किए गए थे। जैसे ही मैं वापस आया, मैं सीधे होटल की ओर चला गया। मैं अभी अपने रूम तक पहुंचा ही था और हैंडल घुमाने ही वाला था कि पीछे से एक हाथ उस पर जबरदस्त ताकत के साथ आ गिरा। मैं तुरंत सतर्क हो गया और झटके से पीछे हट गया। न मुझे और न ही एक्सयूएन बाओ को किसी की प्रेजेंस का एहसास हुआ था। मैंने उस हाथ के मालिक को ध्यान से देखा। करीब 20 साल का एक युवक, चश्मा पहने हुए। एक्सयूएन बाओ ने धीमी गुर्राहट की और उसकी ओर झपट पड़ा। मैंने अपना हाथ उठाकर उसे रोका। एक्सयूएन बाओ, रुको। मैंने उस आदमी को ठंडी और सतर्क निगाहों से देखा। तुम कौन हो? इतनी रात में मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? वो आदमी एक तरफ हटा और उसके पीछे जो था वो दिखने लगा। एक आला स्पाइडर, लगभग आधे इंसान जितना ऊंचा। मैंने इंस्टिंक्टिवली उसकी इन्फॉर्मेशन पढ़ी। नेम लीथल स्पाइडर, ग्रेड, एक्सीलेंट, टियर, सिल्वर आई। मेरा दिल बैठ गया। वो स्पाइडर सिल्वर टियर का था। मैं कुछ और पूछने ही वाला था, तभी उस आदमी ने अपने गोल्ड रिम्ड ग्लासेस ठीक किए और हल्की मुस्कान के साथ बोला, जियांगलिन, सही है ना? मेरा नाम बाई जिनान है। मुझे किसी ने भेजा है तुम्हें एक छोटा सा लेसन देने के लिए। मैंने तुरंत हमारे बीच दूरी बना ली। ये बाई जिनान अच्छे इरादों से नहीं आया था और वो एक सिल्वर टियर टेमर भी था। एक्सयूएन बाओ उसे संभाल पाएगा या नहीं, ये भी एक सवाल था। बाई जिनान ने अपना सफेद ग्लोव उतारा और लीथल स्पाइडर के सिर पर हाथ फेरा। तुमने ऐसे दुश्मन बना लिए हैं जो तुम्हें नहीं बनाने चाहिए थे, लेकिन चिंता मत करो। मुझे कहा गया है कि तुम्हारी जान नहीं लेनी, बस तुम्हें इतना बुरी तरह से गिरा दूं कि तुम असेसमेंट में बैठ ही न सको। मैंने अपनी मुट्ठी कस ली और अंदर उठ रहे गुस्से को दबाने की कोशिश की। मुझे और जानकारी निकालनी थी। ये जानना था कि बाई जिनान किसके लिए काम कर रहा है, क्योंकि अगर मैं आज रात बच भी गया तो बाकी समय मुझे शिकार बनाकर पीछा किया जाएगा। मैंने खुद को शांत किया और अपनी हर याद को खंगालने लगा। मुझे कोई ऐसा ताकतवर इंसान याद नहीं आया जिससे मेरा टकराव हुआ हो और जो किसी को मेरे पीछे भेज सके। जियांग हाई के अलावा किसी और को मुझसे इतनी नफरत नहीं होनी चाहिए। और मैं तो कुछ ही मिनट पहले नान्यांग वापस आया था। किसी को भी मेरी मूवमेंट के बारे में पता नहीं होना चाहिए था। फिर भी बाई जिनान ने मुझे तुरंत ढूंढ लिया, जिसका मतलब था कि उसके पीछे जो भी है उसके पास बहुत बड़ी ताकत है। नान्यांग में इतनी पहुंच सिर्फ गवर्नर सू टिंगलान और कुछ बड़े फैमिली फैक्शंस के पास ही थी। मेरा सीना ठंडा पड़ गया। मुझे लगा कि मुझे पता है ये कौन हो सकता है, लिन परिवार। हालांकि ये अभी भी सिर्फ एक अंदाजा था। मैंने बाई जिनान को घूर कर देखा। मुझे पता है तुम्हें किसने भेजा है, लिन परिवार था, है ना? बाई जिनान का चेहरा जम गया। उसकी नजरें इधर उधर भटक गई। उसने अपने हाथ रगड़े, फिर ना कुछ हुआ। क्लास के दौरान साइकोलॉजी की किताबों से जो माइक्रो एक्सप्रेशंस पढ़ना सीखा था वो अब काम आ रहा था। मेरे सवाल ने उसे पूरी तरह हिला दिया था। वो सोच रहा था, इसने ये कैसे पता लगा लिया? मेरी देवी एक्सयूयर अभी भी लिन फैमिली के हाथों में है। अगर ये लिन फैमिली को गवर्नर के हवाले कर देता है तो एक्सयूयर खतरे में पड़ जाएगी। मैं इसे जाने नहीं दे सकता। बाई जिनान का शांत स्वभाव पूरी तरह गायब हो गया। उसका चेहरा गुस्से से विकृत हो गया। उसने अपने गोल्ड रिम्ड ग्लासेस ऊपर किए। उसकी आंखें हत्या की मंशा से भर गई। उसने चिल्लाकर कहा, ब्लड थर्स्ट असॉल्ट। लीथल स्पाइडर के आगे के 2 पैर अचानक ताजे खून से भर गए। आदेश मिलते ही वो मेरी ओर बिजली की तरह झपटा। मैं ठंडे स्वर में हंस पड़ा। तो आखिरकार ये आदमी टूट ही गया। जैसे ही लीथल स्पाइडर मेरे करीब आया, मैंने तुरंत एक्सवन बाओ को आदेश दिया, ब्लैक टॉर्टस डोमेन इस्तेमाल करो। अभी एक्सवन बाओ मेरे सामने आ गया और गहरे नीले पानी की एक लहर उठकर एक मजबूत शील्ड बन गई। पानी के सांपों जैसी धाराएं उसकी सतह पर घूमने लगी। ये सेक्रेड वाटर ब्लेसिंग नेकलेस का प्रभाव था। लीथल स्पाइडर बहुत तेज था। वो लगभग तुरंत एक्सवन बाओ तक पहुंच गया और उसके खून से भीगे आगे के पैर सीधे शील्ड को चीरते
हुए अंदर घुस गए, लेकिन X1 बाओ ने उस हमले को बस थोड़ा सा रोक लिया। बाई जिनान की आंखें सिकुड़ गई। उसने तेज सांस ली। वो कछुआ सिर्फ ब्रॉन्ज टियर 9 का है और उसने लीथल स्पाइडर के ब्लडथर्स्ट असॉल्ट को रोक लिया। ये 2 पूरे टियर से भी ज्यादा का फर्क था। बाई जिनान को लगा जैसे दुनिया का सारा लॉजिक ही टूट गया हो। मैं भी तनाव में था। सिल्वर टियर कोई मजाक नहीं था, सिर्फ एक स्किल से ब्लैक टॉर्टस डोमेन टूट गया था। ब्रॉन्ज टियर के अपोनेंट के खिलाफ X1 बाओ बिना नेकलेस के भी 2 टियर्स ऊपर के एक्सीलेंट ग्रेट बीस्ट्स को एक ही वार में खत्म कर सकता था, लेकिन सिल्वर टियर के खिलाफ नेकला सी होने के बावजूद मुझे जीत की कोई पक्की उम्मीद नहीं थी। फिर भी मुझे सिर्फ समय निकालना था। यहाँ का शोर काफी बड़ा था। होटल को जल्द ही पता चल जाता। जैसे ही मैं बैकअप बुलाता, बाई जिनान के पास भागने की कोई जगह नहीं बचती। बाई जिनान भी ये बात अच्छी तरह समझ रहा था। उसे काम जल्दी खत्म करना था। लीथल स्पाइडर, फिर से जाओ, 1000 फोर्स थ्रस्ट इस्तेमाल करो, इसे खत्म कर दो। बाई जिनान का चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। पहले वाला शांत और सलीकेदार युवक अब बिल्कुल गायब हो चुका था। लीथल स्पाइडर ने आदेश मानते ही हवा में छलांग लगाई। उसके 8 पैर फैल गए और वो सीधे X1 बाओ की ओर बढ़ा। X1 बाओ के आगे के खुर जमीन पर जोर से पड़े, जैसे पानी पर चोट की आवाज गूंज उठी हो। एबिसल सी प्रेशर पूरे बैटलफील्ड में फैल गया। लीथल स्पाइडर ने हवा में ही एक जबरदस्त दबाव महसूस किया और सीधे नीचे गिर पड़ा। उसकी गति पूरी तरह कम हो गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि X1 बाओ का एबिसल सी प्रेशर इतना खतरनाक होगा। एक सिल्वर टियर बीस्ट भी उसके सामने झुक गया था। X1 बाओ, अब ये अबिस मिस्ट इस्तेमाल करो। मेरे आदेश पर X1 बाओ ने अपना छोटा सा मुंह खोला। गहरे नीले रंग की धुंध की एक लहर नीचे उतरी और लीथल स्पाइडर को पूरी तरह निगल गई। मैं ध्यान से उस धुंध को देखता रहा। कोई चीख सुनाई नहीं दी। जब धुंध छटी, जहाँ स्पाइडर था वहाँ अब एक सफेद ककून था जो घने जाल में लिपटा हुआ था। लीथल स्पाइडर ने धुंध पहुँचने से पहले ही खुद को सिल्क ककून में लपेट लिया था। ये अबिस मिस जाल को घोल नहीं सकती थी। अच्छा खेला लीथल स्पाइडर। बाई जिनान ने राहत की सांस ली। फिर भी एक ब्रॉन्ज टियर 9 का कछुआ सिल्वर टियर बीस्ट को यहाँ तक ले आया, ये उसकी कल्पना से परे था। उसने मुझे ठंडी नफरत से देखा और अगला हमला करने के लिए हाथ उठाया। तभी गलियारे के आखिर में सीढ़ियों से एक गूंजती हुई आवाज आई, रुको, हिलना मत। एक ही पल में 10 से ज्यादा सोल्जर्स अंदर घुस आए और बाई जिनान को घेर लिया। संकरी होटल की गलियारा पूरी तरह भर गई। बाई जिनान ने सोचा सब खत्म हो गया। तभी सीढ़ियों से एक महिला की आवाज आई, सीधी, शांत और बेहद ठंडी। किसी में हिम्मत है मेरी जुरिस्डिक्शन में परेशानी खड़ी करने की? लगता है किसी को जीने से ऊब हो गई है। मैंने उस आवाज को पहचान लिया और मुड़कर देखा। गवर्नर सू टिंगलान धीरे धीरे सीढ़ियों के ऊपर दिखाई दी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि खुद गवर्नर यहाँ आएंगी। सू टिंगलान के यहाँ होने से ये पता लगाने का अच्छा मौका था कि बाई जिनान को कौन चला रहा था। सू टिंगलान मेरे पास आकर खड़ी हो गई। उन्होंने बाई जिनान को ठंडी नजर से देखा और बर्फ जैसी आवाज में पूछा, इसके पीछे कौन है? जैसे ही बाई जिनान ने सू टिंगलान को देखा, उसका दिल जैसे रुक गया। उसे पता था कि अब वो बच नहीं सकता, लेकिन निकलने से पहले ही उसने पकड़े जाने की स्थिति के लिए एक रास्ता तैयार कर रखा था। उसकी नजरें मुझ पर टिक गई। अगले ही पल लीथल स्पाइडर ने खुद को आजाद किया और अपने खून से सने आगे के पैरों को सीधे बाई जिनान के दिल में घूम दिया। बाई जिनान जमीन पर गिर पड़ा। कुछ ही सेकंड में उसका दिल रुक गया। अपने मालिक की मौत के साथ ही लीथल स्पाइडर ने भी दम तोड़ दिया। मैंने भौहें सिकोड़ ली। इससे हालात और मुश्किल हो गए थे। बाई जिनान के मरने के बाद अब कोई सबूत नहीं बचा था जो इस मामले को लिन परिवार से जोड़ सके। जियांग हाई के बारे में सोचते ही मेरा मन हुआ कि मैं तुरंत उसके पीछे निकल जाऊं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि लिन परिवार उसके लिए इतना आगे बढ़ जाएगा, किसी को मुझे मारने भेज देगा। लेकिन आज रात के बाद जियांग हाई और लिन परिवार कुछ समय तक कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं करेंगे और 2 दिन बाद मुझे असेसमेंट के लिए स्पार्क यूनिवर्सिटी जाना था। अगला मौका मिलने तक बदला इंतजार करेगा। जियांग हाई, मेरे प्यारे छोटे भाई, ठीक है फिर मैं तुम्हें थोड़ा और समय दे देता हूँ। बाई जिनान का मामला खत्म हो चुका था। सू टिंगलान मुझे सीधे गवर्नर के ऑफिस ले गई। मैं वहाँ पहुंचा, बिस्तर पर गिर पड़ा और आखिरकार ठीक से सो गया। इस दुनिया में आने के बाद से लगातार कुछ न कुछ होता ही रहा था। बिगिनर ट्रायल, बैटलफील्ड, सीक्रेट रियल्म। अगली सुबह मैं एक हाउसकीपर के साथ डाइनिंग रूम में गया और बैठ गया। जैसे ही मैं अंदर आया, सू टिंगलान ने ऊपर देखा। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान और शांति का मिश्रण था। कल रात अच्छी नींद आई? मैंने सिर हिलाया। बहुत अच्छा। वो मुझे खाते हुए देखती रही और बोली, तुम शांत लग रहे हो, कल के एंट्रेंस असेसमेंट को लेकर कॉन्फिडेंट हो? मैंने थोड़ी देर सोचा। थोड़ी घबराहट तो है, किसी को भी होगी, लेकिन अगर सिर्फ कॉम्बैट की बात है तो मैं काफी कॉन्फिडेंट हूँ। सू टिंगलान हल्का सा हंसी। एंट्रेंस असेसमेंट सिर्फ कॉम्बैट नहीं है, सिर्फ लड़ाई के दम पर तुम फर्स्ट प्लेस नहीं ला सकते। मैंने पलक झपकाई और उनकी तरफ देखा। फर्स्ट प्लेस पाने के लिए सिर्फ बैटल परफॉर्मेंस काफी नहीं है। एक योग्य बीस्ट टेमर को कॉम्बैट में तो अच्छा होना ही चाहिए, लेकिन अडेप्टेबिलिटी, सेकेंडरी प्रोफेशंस और ओवरऑल बैलेंस में भी बेहतरीन होना जरूरी है। मैं पूरी तरह कंफ्यूज हो गया और उनसे पूछने ही वाला था कि उनका क्या मतलब है। तभी उनका फोन बज उठा। उन्होंने कॉल उठाई। क्या वो रिफ्ट फिर से सक्रिय हो गया? सू टिंगलान तुरंत खड़ी हो गई। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। इलाके को लॉकडाउन करो, मैं आ रही हूँ। उन्होंने कॉल काट दी। उनका जबड़ा कस गया था। उन्होंने मेरी तरफ देखा। आज का दिन तुम अपने लिए रखो, मुझे एक जरूरी काम है। मैंने सिर हिलाया। क्या ये नान्यांग वाला नया सबल ड्रिफ्ट है? हाँ वही। सू टिंगलान ने माथे पर हाथ रखते हुए गहरी सांस ली। आधा साल बीत गया था, फिर भी उसे पूरी तरह काबू में नहीं किया जा सका था और अब वो फिर से उफान पर था। बिना कुछ और कहे वो डाइनिंग रूम से बाहर चली गई। मैंने उन्हें जाते हुए देखा, कुछ नहीं बोला। मैंने उस नान्यांग के रिफ्ट के बारे में सुना था। वो पिछले साल प्रकट हुआ था, लेकिन कभी पूरी तरह नियंत्रण में नहीं आया। कहा जाता था कि वो पहले ही डायमंड ग्रेड तक पहुंच चुका है। अगली सुबह सू टिंगलान वापस आई। बेहद थकी हुई दिख रही थी और कुछ नहीं बोली। उन्होंने अपने लोगों को बुलाया। हम एक फ्लाइंग बीस्ट, एक फ्लावर स्पिरिट बर्ड पर सवार होकर नान्यांग शहर से कैपिटल की ओर निकल पड़े। नान्यांग मिडिल स्कूल से हम 4 लोग असेसमेंट देने जा रहे थे। तकनीकी रूप से वे मेरे ही स्कूल से थे, लेकिन मैं उनमें से किसी को नहीं जानता था। मैं सू टिंगलान के पास जाकर धीरे से बोला, गवर्नर सू, उस रिफ्ट का क्या हुआ? उन्होंने अपने दर्द भरे सिर को
दबाया और थकी हुई सांस ली। अभी के लिए एरप्शन को रोक दिया गया है, लेकिन इसे काबू में लाने की कठिनाई अब एक और स्तर बढ़ गई है। मैंने भी हल्की सांस छोड़ी। डायमंड ग्रेट, अगर मैं मदद करना भी चाहता तो भी मेरे बस में कुछ नहीं था। 3 घंटे बाद हम कैपिटल पहुंच गए। अलायंस का केंद्र सूटिंगलान हमें स्पार्क यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस पर छोड़कर जल्दी में चली गई। हम जो साथ आए थे सब अलग अलग हो गए। असेसमेंट इंडिविजुअल था, इसलिए किसी टीम की जरूरत नहीं थी। तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई। सु शियाओ मेरी ओर आ रही थी। जियांग भाई, बहुत समय हो गया। वो मुड़ी और एक मिडिल एज्ड आदमी को आगे खींच लाई। करीब 2 मीटर लंबा, मजबूत शरीर जैसे दीवार हो। वो उसे मुस्कुराते हुए मेरे सामने ले आई। जियांग भाई, ये मेरे पापा है, सु योंगशान। मैंने तुरंत उन्हें नमस्ते किया। नमस्ते मिस्टर सु। सु योंगशान मुस्कुराए। उनके अंदर एक स्वाभाविक अथॉरिटी थी। तो तुम वही हो जिसने अलायंस ट्रायल में टॉप किया था। तुम शियाओ के दोस्त हो, तो मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ। स्पार्क यूनिवर्सिटी का असेसमेंट नानयांग में जो तुमने झेला उससे बिल्कुल अलग है। सिर्फ पॉइंट्स के भरोसे तुम सबको पीछे नहीं छोड़ सकते, और अगर छोड़ भी सको तब भी फर्स्ट प्लेस के लिए तुम्हें अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ेगी। मैंने शांत भाव से सिर हिलाया। सु टिंगलान और सु योंगशान दोनों मुझे चेतावनी दे रहे थे कि ये असेसमेंट आसान नहीं होगा। जो भी आने वाला था उसका दबाव हर पल बढ़ता जा रहा था। सु शियाओ ने अपने पिता की ओर झुठलाकर कहा, आप फिर से लोगों को डरा रहे हैं। सु योंगशान बोले, मैंने बस इतना ही कहना था। तुम दोनों को असेसमेंट के लिए शुभकामनाएं। फिर वो बिना कुछ और कहे मुड़कर चले गए। उसी समय पीछे से एक उत्साहित आवाज आई, जियांग भाई, मैंने आपको बहुत मिस किया। ले यांग दौड़ता हुआ आया और मुझसे लिपट गया। यंग मास्टर ले, क्या ये वही लेजेंडरी जियांग भाई है जिनके बारे में आप हमेशा बात करते हैं? बोलने वाला एक और अमीर परिवार का युवक लग रहा था। उसके पीछे 1 दर्जन से ज्यादा लोग खड़े थे, सब उसी तरह के। ले यांग मुड़ा और परिचय कराने लगा। ये है अलायंस के नंबर 1 SS रैंक जियांग भाई। फिर वो मेरी तरफ मुड़ा, और ये है वू आउचियन। उसका परिवार कैपिटल में वनहाई बीस्ट हॉल का मालिक है। वो मेरा कैपिटल में साथी भी है। मैंने कुछ नहीं कहा। जैसे ही वो आउचियन और उसका समूह आया, मैंने तुरंत नोटिस कर लिया था कि उनमें से हर कोई मुझे तिरस्कार भरी नजरों से देख रहा था। मैंने उससे हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन वो आउचियन ने होंठ तिरछे कर लिए। SSS रैंक बड़ा चमकदार टाइटल है, लेकिन स्पार्क यूनिवर्सिटी ऐसे दयनीय लोगों से भरी पड़ी है जो तुम्हारी तरह पिछड़े इलाकों से रेंग कर आए हैं। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इस हाल में फर्स्ट आ सकते हो? उसकी आवाज अहंकार से भरी हुई थी। मेरे जवाब देने से पहले ही ले यांग का गुस्सा भड़क उठा। वो आउचियन, तुम्हें क्या हो गया है? उसकी आंखें सख्त हो गई। वो सीधे उसे चुनौती दे रहा था। जियांग लिन की तारीफ खुद चीफ इंस्ट्रक्टर शू जियान ने की है। क्या तुम सच में उनके फैसले पर सवाल उठा रहे हो? वो आउचियन को उम्मीद नहीं थी कि ले यांग मेरे जैसे किसी के लिए उसके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। अमीर घरानों के इस दायरे में वो आउचियन का ही दबदबा था। ले यांग, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम मुझसे इस तरह बात कर रहे हो। लगता है अलायंस में तीसरा स्थान पाने के बाद तुम्हारा दिमाग घूम गया है। वैसे भी इससे फर्क नहीं पड़ता। मान लो जियांग लिन सच में फर्स्ट आ भी गया तो कौन जानता है उसने कौन से गंदे तरीके अपनाए। और अगर वो सच में टैलेंटेड है भी तो क्या हुआ? अलायंस में ऐसे अधूरे प्रतिभाशाली लोगों की कमी नहीं है जो कभी आगे नहीं बढ़ पाते। ले यांग की आंखें लाल हो गई। वो जवाब देने ही वाला था, लेकिन मैंने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। तुम कैपिटल के वनहाई बीस्ट हॉल के वो आउचियन हो, सही? मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जरा भी गुस्सा नहीं दिखाया। वो आउचियन ने मेरी शांत और स्थिर आंखों में देखा और एक पल के लिए उसे अंदर कुछ अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन उसने उसे नजरअंदाज कर दिया। क्या हुआ? तुम सहमत नहीं हो? कुछ कहना है? मैंने ठंडी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। जब किसी के पास कहने के लिए कुछ अच्छा नहीं होता तो कमजोर लोग ऐसे ही बोलते हैं। मैं उस स्तर तक नहीं गिरता। मुझे तुमसे सिर्फ एक सवाल पूछना है, क्या तुम बोल चुके हो? क्योंकि अगर हाँ तो कृपया मेरे रास्ते से हट जाओ। तुम रास्ता रोक रहे हो। वो आउचियन के पीछे खड़े लोग अब खुद को रोक नहीं पाए। आउचियन भाई, ये खुद को क्या समझता है? मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मुझे जाने दो, मैं इसे सबक सिखाता हूँ। मैंने उस लड़ाई के लिए तैयार होते समूह को देखा और ठंडी हंसी हंसी। बेकार के अमीर बच्चे जिनके पास कोई एम्बिशन नहीं है। एक्सुएन बाओ अकेला ही इन सबको संभाल सकता था। खुशकिस्मती से वो आउचियन इतना समझदार था। उसने हाथ उठाकर अपने लोगों को रोक दिया। मुझे घूरा, फिर मुड़ा और अपने लोगों के साथ चला गया। उसी समय एक गहरी और गूंजती हुई घंटी बजी। स्पार्क यूनिवर्सिटी असेसमेंट आधिकारिक रूप से शुरू हो चुका था। एक मिडिल एज्ड आदमी स्कूल के अंदर से बाहर आया। काले चश्मे के साथ उसकी मौजूदगी ठंडी और प्रभावशाली थी। भीड़ में हर आवाज तुरंत शांत हो गई। मेरा नाम बाइफेंग है। मैं इस असेसमेंट का चीफ एग्जामिनर हूँ। उसकी आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन हर किसी तक साफ पहुंच रही थी। समय खत्म हुआ। मेरे पीछे आओ, कोई और बात नहीं। बाइफेंग मुड़ा और यूनिवर्सिटी के अंदर चला गया। सभी 1000 कैंडिडेट्स बिना कुछ कहे उसके पीछे चल पड़े। हवा में तनाव साफ महसूस हो रहा था। आधे घंटे से ज्यादा चलने के बाद हम असेसमेंट साइट पर पहुंचे। एक बड़ा प्लाजा, उसके चारों ओर 9 फाइटिंग स्टेजेस बने हुए थे। अजीब बात ये थी कि हर स्टेज पर पहले से ही एक स्टूडेंट खड़ा था। फाइटिंग स्टेजेस, क्या हमें रैंकिंग के लिए एक दूसरे से लड़ना है? बाइफेंग पहले ही ऑब्जर्वेशन प्लेटफॉर्म पर पहुंच चुका था। पहला राउंड कॉम्बैट असेसमेंट, लेकिन तुम एक दूसरे से नहीं लड़ोगे। जो लोग स्टेजेस पर खड़े हैं वे पिछले साल के स्टूडेंट्स हैं। ये राउंड 1 के 9 स्टेज चैंपियंस हैं। तुम इनमें से किसी एक को चैलेंज कर सकते हो। 3 मिनट तक बिना हारे टिके रहो तो तुम पास हो जाओगे। असेसमेंट के दौरान ये स्टेज चैंपियंस अपनी टियर को दबा देंगे ताकि वे सिल्वर रैंक से ऊपर न जाए। सबसे मजबूत से लेकर सबसे कमजोर तक इनकी रैंकिंग 1 से 9 तक है। जितना मजबूत चैंपियन तुम चुनोगे, सक्सेसफुल चैलेंज पर उतने ही ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। बाइफेंग ने अपनी बात खत्म की और भीड़ पर नजर दौड़ाई। उसकी नजर मुझ पर आकर रुक गई। अलायंस का पहला SS रैंक है ना? उम्मीद है तुम हमें कुछ देखने लायक दोगे। वो ठंडी हंसी हंसा। उसके पैरों के नीचे हल्की हवा उठी और वो सीधे हवा में कदम रखते हुए दूर स्कूल ग्राउंड्स की ओर उड़ गया। हजारों स्टूडेंट्स हैरानी से उसे देखते रह गए। वो सच में उड़ गया था। मैंने उसे जाते हुए देखा। हवा में चलना, कम से कम अवेकेंड रैंक की ताकत। ये स्पार्क यूनिवर्सिटी था, पूरे अलायंस का सबसे बड़ा संस्थान। यहाँ का एग्जामिनर भी अवेकेंड लेवल का था। बाइफेंग के जाने के बाद मैंने जल्दीबाजी नहीं की। मैं पहले देखना चाहता था कि बाकी लोग क्या चुनते हैं। ले यांग और सु शियाओ भी रुके रहे। हम तीनों चुपचाप खड़े होकर आसपास की बात
एस सुनते रहे। तभी एक स्टूडेंट आगे बढ़ा, स्टेज 5 के पास गया और कंट्रोल पैनल पर हाथ रखा। नीली रोशनी की एक किरण उसे घेरने लगी। जब उसने आंखें खोली, वो स्टेज पर खड़ा था। स्टूडेंट न्यू संचंग चैलेंजेस स्टेज 5, 3 मिनट की समय सीमा। असेसमेंट शुरू। स्टेज के ऊपर एक इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन दिखाई दी। पूरा मुकाबला साफ नजर आ रहा था। मैंने मॉनिटर के जरिए दोनों बीस्ट्स को देखा। न्यू संचंग का बीस्ट एक छोटा पीले भूरे रंग का बैल था, लगभग आधे इंसान जितना ऊंचा। मैंने इंस्टिंक्टिवली उसकी इन्फॉर्मेशन पढ़ी। नेम रिवर वॉकर येलो बुल, टियर ब्रॉन्ज वी। फिर मैंने स्टेज चैंपियन के बीस्ट को देखा। नेम मून नाइट वुल्फ किंग, टियर सिल्वर आई, सप्रेस्ड टू ब्रॉन्ज 6। मुझे पूरा यकीन था कि न्यू संचंग हार जाएगा। वो बैल मुश्किल से 1 मिनट टिक पाएगा। 3 मिनट तो बहुत दूर की बात थी। मेरी नजर कुछ देर के लिए स्टेज चैंपियन पर टिकी रही। स्पार्क यूनिवर्सिटी हर साल पूरे अलायंस से सिर्फ 200 स्टूडेंट्स को ही एडमिट करता था। ऐसे असेसमेंट में आखिर कितने लोग सर्वाइव कर पाते होंगे? मुझे पूरा यकीन था कि जो भी अंदर पहुंचता है उसके लिए कम से कम एपिक ग्रेड होना तो जरूरी ही होगा। स्टेज पर दोनों लड़ाकों ने औपचारिकताएं छोड़ दी और सीधे लड़ाई शुरू कर दी। नतीजा बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैंने सोचा था। रिवर वॉकर येलो बुल पूरी तरह मून नाइट वुल्फ किंग के सामने कमजोर पड़ गया। आधे मिनट से भी कम समय में बैल पूरी तरह घावों से भर गया था। वही वुल्फ किंग बिल्कुल बेफिक्र दिख रहा था। आखिरी वार करने के बाद वो आराम से अपने टेमर के पास जाकर बैठ गया। उठो येलो बुल। न्यू संचंग अपने बीस्ट पर चिल्लाया कि वो उठकर फिर से लड़े, लेकिन येलो बुल पहले ही अपनी चोटों की वजह से बेहोश हो चुका था और न्यू संचंग का असेसमेंट यही खत्म हो गया। स्टेज चैंपियन ने सिर हिलाया और हल्की सांस ली। उसने अपनी जेब से एक रिकवरी मेडिसिन की वायल निकाली और बैल को दे दी। तुम हार चुके हो। ये शब्द पूरे होते ही न्यू संचंग और उसका येलो बुल सुनहरी रोशनी में घिर गए और स्टेज के बाहर वापस प्रकट हो गए। पूरा प्लाजा शांत हो गया। कोई कुछ नहीं बोला। मैंने ली यांग और सू शियाओशियाओ की तरफ देखा। तुमने तय कर लिया? ली यांग ने पहले जवाब दिया। मैं स्टेज 3 चुन रहा हूँ। स्टेज 3 ब्रॉन्ज टियर 8। ली यांग का थंडर प्रिजन बर्सक बियर ब्रॉन्ज टियर 7 पर था, लेकिन उसकी क्वालिटी इमॉर्टल ग्रेड थी। ये काफी होना चाहिए था। सू शियाओशियाओ ने भी वही फैसला लिया। स्टेज 3 जियांग भाई, तुम क्या चुनोगे? मेरी नजर स्टेज 1 पर जाकर ठहर गई, जो ऑब्जर्वेशन प्लेटफॉर्म के सबसे करीब था। मैंने शांत स्वर में कहा, मैं वही चुनूंगा। ले यांग और सू शियाओशियाओ की आंखें फैल गई। क्या तुम सीरियस हो जियांग भाई? मैंने सिर हिलाया। एक्सयूएन बाओ पहले ही ब्रॉन्ज टियर 9 पर था। उसी टियर के स्टेज चैंपियन को चैलेंज करना बेकार था। बेहतर था कि मैं टियर 10 को लक्ष्य बनाऊं। भले ही मैं जीत न पाऊं, लेकिन 3 मिनट तक टिके रहना कोई बड़ी बात नहीं होगी। अगर यही फैसला है तो चलो जियांग भाई, तुम पहले जाओ। सू शियाओशियाओ और मैं नीचे से देखेंगे। मैंने हल्की मजबूरी में सिर हिलाया। ठीक है, मैं पहले जाता हूँ। और मैं सीधे प्लाजा के कोने वाले स्टेज की ओर बढ़ गया। जैसे जैसे मैं पास पहुंचा, आसपास के लोग मुझे नोटिस करने लगे। देखो, वो कहा जा रहा है वो स्टेज 1 को चैलेंज कर रहा है। क्या वो खुद को मरवाना चाहता है? स्टेज 1 तो ब्रॉन्ज टियर 10 है, उसे जीतना नामुमकिन है। नामुमकिन क्या होता है? तुम्हें हिम्मत नहीं है? बस मुझे उस पर भरोसा है। वो अलायंस का पहला SS रैंक है। कुछ ही देर में पूरे प्लाजा की नजरें मुझ पर टिक गई। वो वैश्यों ने भी मुझे देख लिया और अपने लोगों के साथ भीड़ को चीरता हुआ आगे आया। अरे, ये तो वही गांव का लड़का है। ये क्या मजाक है? ये सच में स्टेज 1 को चैलेंज करने जा रहा है? वो वैश्यों को भी मुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। वो तिरस्कार से हंसा। ऐसे पिछड़े इलाकों के लोग बस दिखावे के लिए कुछ भी कर देते हैं। चलो देखते हैं कैसे खुद को बेइज्जत करता है। मैंने आसपास की किसी भी नजर पर ध्यान नहीं दिया। मैंने स्टेज के नीचे लगे कंट्रोल पैनल पर हाथ रखा। अगले ही पल सुनहरी रोशनी ने मुझे घेर लिया। जब मैंने आंखें खोली, मैं और एक्सयूएन बाओ स्टेज 1 पर खड़े थे। स्टेज 1 का चैंपियन एक सफेद बालों वाला युवक था, जिसकी मौजूदगी में एक खास शालीनता झलक रही थी। उसने विनम्रता से झुककर कहा, मेरा नाम जिन जिक्सवान है। मैं स्टेज 1 का गार्डियन हूँ। उसके अंदर एक प्राकृतिक शाही अंदाज था। मैंने जल्दी से अपना परिचय दिया, लेकिन उसी पल मैंने उसकी आंखों में एक पल के लिए घृणा की झलक देख ली। हम दोनों ने औपचारिकताएं छोड़ दी, बस हल्का सा सिर हिलाया और लड़ाई शुरू हो गई। जिन जिक्सवान ने अपना बीस्ट समन किया। वो एक छोटा सा पक्षी था, जिसके पंख बर्फ जैसे सफेद थे। उसके सिर पर एक बेहद पतली सुनहरी पंख थी, जो रोशनी में चमक रही थी। मैंने इंस्टिंक्टिवली उसकी इन्फॉर्मेशन पढ़ी। नेम स्नो डाउन गोल्ड थ्रेड फिंच, टियर सिल्वर 3, सप्रेस्ड टू ब्रॉन्ज 10। मैंने एक्सयूएन बाओ के सिर पर हाथ रखा। एक्सयूएन बाओ, तैयार, जाओ। जिन जिक्सवान ने पहले हमला किया, पहल अपने हाथ में ले ली। स्नोरॉन्ग स्नोफील्ड स्टॉर्म इस्तेमाल करो। गोल्ड थ्रेड फिंच 10 मीटर ऊपर उड़ गया। उसके सफेद पंख हवा को रते हुए फड़फड़ाने लगे। कुछ ही पलों में 5 मीटर का एक तूफान बन गया। उसकी ताकत बेहद जबरदस्त थी। हम तक पहुंचने से पहले ही उसकी हवाओं ने खड़े रहना मुश्किल कर दिया। तूफान रुका नहीं, वो सीधे एक्सयूएन बाओ की ओर बढ़ा। एक्सयूएन बाओ का शरीर तंग गया। नीले पानी की एक लहर चारों तरफ फैल गई। ब्लैक टॉर्टस डोमेन तुरंत सक्रिय हो गया। जिन जिक्सवान स्टेज के किनारे खड़ा था। एक्सयूएन बाओ के चारों ओर बने उस हल्के चमकते हुए लेयर को देख रहा था। वो ठंडी हंसी हंसा। तुम सच में सोचते हो कि ये कागज जैसा कमजोर शील्ड स्नोरॉन्ग के स्नोफील्ड स्टॉर्म को रोक पाएगा? अगर तुमने मुझे चैलेंज करने की हिम्मत की है तो इसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहो। अगले ही पल स्नोफील्ड स्टॉर्म और एक्सयूएन बाओ आपस में टकरा गए। पूरे प्लाजा में तेज हवा का एक भयंकर झोंका फैल गया। जब हवा शांत हुई, सभी की नजरें स्टेज पर टिक गई। जो उन्होंने देखा उसने सबको चौंका दिया। वो अजीब कछुआ सांप जैसा बीस्ट सच में उस हमले को रोक चुका था। ये कैसे हो सकता है? जिन जिक्सवान की आंखें फैल गई, लेकिन सच्चाई उसके सामने थी। एक एपिक ग्रेड ब्रॉन्ज टियर 10 स्नो डाउन गोल्ड थ्रेड फिंच भी शायद एक्सयूएन बाओ के हमले को झेल नहीं सकता था। उसे हराना तो दूर की बात थी, क्योंकि एक्सयूएन बाओ लेजेंडरी ग्रेड का था। पूरे 2 क्वालिटी टियर्स का अंतर। जिन जिक्सवान गुस्से में हंस पड़ा। इस साल के नए स्टूडेंट्स वाकई कुछ अलग है ना? मैं भले ही अपने साल में आखिरी स्थान पर रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ जिसे तुम जैसे नए लोग नजरअंदाज कर सके। स्नोरॉन्ग, रुकना मत, गोल्ड थ्रेड एग्जीक्यूशन इस्तेमाल करो। मैंने फिंच को फिर से ऊपर उड़ते हुए देखा और अपनी नजरें स्थिर रखी। उस एक स्नोफील्ड स्टॉर्म से ही मुझे जिन जिक्सवान की सीमा का अंदाजा हो गया था। मेरे मन में एक्सयूएन बाओ की जीत अब सिर्फ समय की बात थी। तो क्यों न इसे थोड़ा और ट्रेनिंग मिल जाए। एक फ्लाइंग टाइप
बीस्ट से लड़ना दुर्लभ मौका होता है। इस बार जब स्नोरोंग ऊपर उठा, उसके सिर की सुनहरी पंख सीधी हो गई जैसे तीर की नोक। फिर वो नीचे झपटा, उसका निशाना सीधे एक्सयूएन बाओ की पीठ पर लिपटे काले सांप था। नतीजा वही रहा। जैसे ही वो गोल्डन थ्रेड ब्लैक टॉर्टोइस डोमेन से टकराया, ऐसा लगा जैसे किसी ठोस पत्थर से टकरा गया हो और तुरंत टूट गया। एक्सयूएन बाओ के शेल पर एक भी निशान नहीं पड़ा। स्टेज के आसपास जोरदार चीयरिंग शुरू हो गई। हर पल के साथ आवाज बढ़ती गई और ज्यादातर लोग अब मेरी तरफ से चिल्ला रहे थे। जिन जिक्सुआन अब अपने होश में नहीं था। वो ये स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि कोई अनजान व्यक्ति लगातार 2 बार स्नोरोंग के हमलों को रोक चुका है। गुस्से ने उसे पूरी तरह घेर लिया। उसने स्नोरोंग को फिर से हमला करने का आदेश दिया। उसी समय मैंने हल्की सांस ली। ब्रॉन्ज टियर 10 अब एक्सयूएन बाओ के लिए ट्रेनिंग पार्टनर के लायक भी नहीं रहा। अब इसे खत्म करना ही बेहतर था। एक्सयूएन बाओ, उस पक्षी को नीचे गिराओ। एक्सयूएन बाओ ने तुरंत समझ लिया। उसने अपना एक पंजा उठाया और पूरी ताकत से स्टेज पर मारा, जैसे पानी पर प्रहार किया हो। एबिसल सी प्रेशर सक्रिय हो गया। स्नोरोंग गोल्ड थ्रेड फिंच अभी भी हवा में था। तभी अचानक उसे ऐसा लगा जैसे उसके ऊपर कोई पहाड़ गिर पड़ा हो। वो सीधे आसमान से नीचे गिर पड़ा। स्टेज पर खड़ा मैं अब उस पर और समय बर्बाद करने के मूड में नहीं था। मैंने एक्सयूएन बाओ को यिन अबिस मिस्ट इस्तेमाल करने का आदेश दिया, लेकिन इंटेंसिटी को कंट्रोल में रखने को कहा ताकि फिंच को ज्यादा नुकसान न पहुंचे। स्नोरोंग, जिन जिक्सुआन चिल्लाया। उसका दिमाग गुस्से से भर चुका था। अचानक उसने अपनी जेब में हाथ डाला, एक कंचे जितना छोटा रोशनी से भरा और निकाला और उसे अपनी मुट्ठी में कुचल दिया। एक घनी ऊर्जा की लहर तुरंत स्नोरोंग को घेर गई। जैसे ही वो ऊर्जा खत्म हुई, स्नोरोंग पर लगी सप्रेशन हट चुकी थी। वो अपनी असली शक्ति पर लौट आया था। सिल्वर 3 गांव के लड़के, तुम और तुम्हारा वो कछुआ यही इस स्टेज पर रहोगे। जिन जिक्सुआन की आंखें हत्या की मंशा से भरी हुई थी। वो मुझे चीर देने को तैयार लग रहा था। स्नोरोंग, इसे खत्म कर दो। अब स्नोरोंग सिल्वर 3 पर था। उसके पंख जोर से फड़फड़ाए और उसने यिन अबिस मिस्ट को छितरा दिया। मेरी आंखें सिकुड़ गई। ये बहुत बुरा था। सिल्वर 3 एक्सयूएन बाओ से पूरे 4 टियर्स ऊपर। इसमें जीतना नामुमकिन था। स्नोरोंग ने खुद को आजाद किया और तेजी से हवा में उड़ गया। एक भयंकर ठंडी किरण नीचे की ओर आई, सीधा एक्सयूएन बाओ को निशाना बनाते हुए। तभी कहीं से एक हल्की गर्म हवा स्टेज पर बह गई और उस ठंडी किरण को पूरी तरह खत्म कर दिया। बाईफेंग धीमे कदमों से चलते हुए स्टेज पर आए और ठंडी आवाज में बोले, जिन जिक्सुआन, डिसिप्लिनरी ऑफिस में रिपोर्ट करो। अगर दोबारा ऐसा किया तो तुम्हें निकाल दिया जाएगा। जिन जिक्सुआन के दिमाग का सारा गुस्सा एक पल में गायब हो गया। असेसमेंट के नियम तोड़ना परमानेंट रिकॉर्ड में दर्ज होता था। साथ ही 6 महीने की सजा भी मिलती थी। उसमें बहस करने की हिम्मत नहीं थी। वो चुपचाप मुड़ा और चला गया। उसके जाने के बाद मैंने हल्की सांस छोड़ी। अगर बाईफेंग समय पर नहीं आते तो एक्सयूएन बाओ को भारी नुकसान हो सकता था। मैं लड़ाई जल्दी खत्म करने में इतना खो गया था कि मैंने सोचना ही बंद कर दिया था। जिन जिक्सुआन सिल्वर टियर 3 का था और मैं लगभग इसकी कीमत चुका देता। बाईफेंग स्टेज पर आए और बोले, ये जिन जिक्सुआन की गलती थी। तुम असेसमेंट पास कर चुके हो। पहला राउंड फुल मार्क्स 500 पॉइंट्स। एंट्रेंस असेसमेंट में कुल 2 राउंड होते हैं। 400 पॉइंट्स ही स्पार्क यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए काफी होते हैं। मेरा फर्स्ट राउंड का स्कोर ही पहले से काफी ज्यादा था। स्टेज के आसपास हैरानी भरी आवाजें गूंज उठी। यहाँ तक कि कुछ स्टेज चैंपियंस भी मेरी तरफ देखने लगे। स्पार्क यूनिवर्सिटी में इससे पहले कभी भी राउंड 1 में परफेक्ट स्कोर नहीं आया था। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा तुमसे उम्मीद की जाती थी, जैसी उम्मीद अलायंस के पहले एसएस रैंक से की जाती है। मुझे स्टेज से नीचे भेज दिया गया और कई लोगों की प्रशंसा और ईर्ष्या भरी नजरें मेरे पीछे पीछे चलती रही, लेकिन कोई भी मुझे परेशान करने आगे नहीं आया। वो योशेंग की नजरें मुझ पर टिक गई। उसका चेहरा गहरा हो गया। राउंड 1 में परफेक्ट स्कोर तो क्या, गांव का लड़का गांव का ही रहेगा। राउंड 2 में रॉ स्ट्रेंथ काम नहीं आएगी। देखते हैं तब तुम क्या कर पाते हो। स्पार्क यूनिवर्सिटी आने का तुम्हें पछतावा होगा और तुम भी। लेई यांग। लड़ाई खत्म होने के बाद लेई यांग और सु शियाओ मेरे पास आ गए। सु शियाओ मुझे लगभग श्रद्धा भरी नजरों से देख रही थी। जियांग भाई, मैं तुम्हें अपनी बहन से मिलवाऊंगी। तुम दोनों एकदम परफेक्ट रहोगे। मैंने तुरंत हाथ हिलाकर मना कर दिया। ये दूसरी बार था जब सु शियाओ मुझे सेट करने की कोशिश कर रही थी। फिर लेई यांग और सु शियाओ अपने अपने असेसमेंट के लिए गए। उनका रिजल्ट पहले से ही तय था। दोनों ने अपने अपोनेंट्स को 3 मिनट के अंदर हराकर चैलेंज पास कर लिया। दोनों को 300 पॉइंट्स मिले। ध्यान देने वाली बात ये थी कि वो योशेंग के पूरे ग्रुप कैपिटल के उन अमीर लड़कों ने भी असेसमेंट पास कर लिया था और हर एक को 200 पॉइंट्स मिले। मैं हैरान रह गया। ये बिगड़े हुए लड़के इतने कैपेबल कैसे हो सकते हैं। हर एक के पास एपिक ग्रेड बीस्ट था। लेई यांग की एक्सप्लेनेशन ने सब साफ कर दिया। वे एपिक ग्रेड बीस्ट्स अवेकन नहीं थे, उन्हें खरीदा गया था। अगले दिन 400 से भी कम कैंडिडेट्स फाइनल राउंड तक पहुंचे। प्लाजा में बाईफेंग ने राउंड 2 की घोषणा की। ये राउंड सेकेंडरी प्रोफेशन डेवलपमेंट को टेस्ट करेगा। सु शियाओ बोली, हर साल दूसरा राउंड यही टेस्ट करता है, लेकिन चैलेंज बदलता रहता है। प्लेटफॉर्म पर बाईफेंग ने हल्की खांसी की और कहा, इस साल का राउंड 2 अलायंस के 36 मेन स्ट्रीम प्रोफेशंस में से लिया गया है। हर प्रोफेशन शुरू करने के लिए जरूरी मटेरियल्स यहाँ उपलब्ध है। तुम अपनी पसंद से कोई भी चुन सकते हो और उसके एंट्री रिक्वायरमेंट्स पूरे कर सकते हो। तुम्हारे पास 1 दिन है। एंट्री लेवल क्लियर करके अपनी एबिलिटी मुझे दिखाओ। भीड़ में हड़कंप मच गया। 1 दिन में किसी इकोनॉमी प्रोफेशन का एंट्री लेवल पास करना, ये कैसे संभव है। किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि यही चैलेंज है। लेकिन सु शियाओ बिल्कुल भी हैरान नहीं थी। जब मेरी बहन ने ये असेसमेंट दिया था तब भी राउंड 2 यही था। मैं और लेई यांग तुरंत उसकी तरफ मुड़े। क्या वो पास हो गई थी? सु शियाओ ने हमें देखा। अगर पास नहीं होती तो क्या स्पार्क यूनिवर्सिटी में आती? मैंने थोड़ा शर्माते हुए सिर खुजलाया। उसने कौन सा प्रोफेशन चुना था? सु शियाओ। मैं कुछ पल सोच में पड़ गई। उसने ब्लैक स्मिथिंग चुना था। बस आयरन को हैमर करना होता है और मटेरियल्स सीखने होते हैं। बस इतना ही एंट्री लेवल के लिए काफी है। हालांकि मैं तुम्हें दोनों में से किसी को भी ये रिकमेंड नहीं करूंगी। क्यों? मैंने पूछा। सु शियाओ बोली, क्योंकि मेरी बहन की ताकत थोड़ी ज्यादा ही हाई एंड है। फिर सु शियाओ के गाल हल्के लाल हो गए। मैंने आगे पूछा, उसने कितने पॉइंट्स लिए थे? ब्लैक स्मिथिंग एक T2 प्रोफेशन है, उसे 300 पॉइंट्स मिले थे। मैंने सिर हिलाया। ये हल्के में लेने वाली बात नहीं थी। मैं आगे सोचने लगा।
था। बाकी प्रोफेशंस क्या है, कौन सा पॉपुलर है? पिछले सालों में ज्यादातर कैंडिडेट्स लो थ्रेशोल्ड ऑप्शंस चुनते हैं, सीमस्ट्रेस, अप्रेजर या शेफ। लेकिन उन सबका पॉइंट सीलिंग ज्यादा हाई नहीं होता। अप्रेजर का मैक्सिमम 200 है और T0 में सिर्फ एक ही है। सू शियाओ थोड़ी रुकी और उसका एक्सप्रेशन गंभीर हो गया। वो है फॉर्मेशन आर्किटेक्ट। मेरी आंखें सिकुड़ गई। मैं इस प्रोफेशन को जानता था। फॉर्मेशन आर्किटेक्ट वो होता है जो कल्टिवेशन सेरम्स को कंपाउंड कर सकता है, ऐसी सब्सटेंसेस जो बीस्ट्स की इनहेरेंट ग्रेड को बढ़ाती है। इसी वजह से फॉर्मेशन आर्किटेक्ट्स पूरे अलायंस में लगभग अपरिहार्य इरिप्लेसेबल पोजीशन रखते थे। सबसे बेसिक 1 स्टार फॉर्मेशन आर्किटेक्ट को भी हर बड़ा फैक्शन रिक्रूट करने के लिए दौड़ लगाता था, लेकिन एंट्री बैरियर भी उतना ही ऊंचा था। पूरे स्पार्क अलायंस में कुल फॉर्मेशन आर्किटेक्ट्स की संख्या सिर्फ 2200 के आसपास थी और 2 स्टार या उससे ऊपर वालों की संख्या 800 तक भी नहीं पहुंचती थी। मैं धीरे धीरे सिर हिलाकर सोच में पड़ गया। ली यांग ने मेरी चुप्पी देखकर पूछा, जियांग भाई तुम क्या चुनने वाले हो? मैंने कहा अभी तय नहीं किया है, लेकिन अगर मुझे मजबूरी में चुनना पड़े तो फॉर्मेशन आर्किटेक्ट ही होगा। ये T0 होने की वजह से नहीं था, बल्कि इसलिए कि मेरी स्पेशल एबिलिटी मुझे बीस्ट्स के एवोल्यूशन पाथ्स दिखा सकती थी। इस एबिलिटी के साथ फॉर्मेशन आर्किटेक्ट बनना लगभग तय था। मैंने प्लेटफॉर्म की तरफ देखा। उसे पहले ही 36 जोन्स में बांट दिया गया था, हर प्रोफेशन के लिए अलग एरिया। मेरी नजर सबसे किनारे वाले सेक्शन पर पड़ी। वहाँ रखी हर चीज फॉर्मेशन आर्किटेक्चर से जुड़ी थी, मटेरियल्स, टूल्स, सब कुछ। और ये पार्ट यही समाप्त होता है। अगले पार्ट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब।